चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं अनीश शर्मा हूँ। आप लोगों को जो व्याख्याता मतलब वर्ग एक के लिए जो जूलॉजी मतलब कि वो साइंस है ना, जूलॉजी और बॉटनी दोनों इसमें, तो साइंस वाला जो है सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग ना सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस है, क्योंकि अभी तो नया नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो पुराना सिलेबस के थ्रू हम लोग ना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और जो नया सिलेबस मान लो आएगा भी तो बहुत ज्यादा संभावना है कि नहीं कि उसको चेंज करेंगे। चेंज जो होगा वो थोड़ा बहुत होगा और वो सबके लिए चेंज होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा चेंज करने का कोई गुंजाइश है नहीं, है ना। तो वो सिलेबस को मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले क्या है, रिसोर्सेस मतलब कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो सोर्स बहुत जरूरी, मार्केट में बहुत सारी बुक है, आपको कुछ भी उठाना नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। गाइड वाइड ये सबके चक्कर मत रहिएगा, ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे हम लोग। ऑथेंटिक बुक का सोर्स बताऊंगा। तो पहले ना सिलेबस को देख लेते हैं हम। गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन जितने लोग भी हैं। आज अभी सिलेबस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सिलेबस को मैं बता देता हूं आपको, जो पुराना जो एग्जाम हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग है सिलेबस। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नया एग्जाम का नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो ये जो स्कीम है एग्जाम का उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 10 यूनिट में से ना 2 यूनिट का सिलेबस चेंज कर देते हैं वो, तो भाई हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि 8 यूनिट तो पढ़ चुके, 2 यूनिट को बचे हुए टाइम में हम कर लेंगे। उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करते रह गए, ध्यान रखेंगे, यदि हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करते रह गए, समझ रहे हैं, टाइम कम बचेगा आपके पास। और सिलेबस बहुत ज्यादा है वर्ग एक का, समझ रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट 11वीं और 12वीं जो आपने बायो में पढ़ा है वो पूरा पढ़ना है, उसके अलावा भी सिलेबस है। तो अगर आप ये वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस को देख लेंगे, पढ़ने की तैयारी करेंगे, तो याद रखिएगा व्यापम बहुत कम टाइम देता है। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने के लिए 15 दिन, अमेंडमेंट करने के लिए 1 हफ्ता, फॉर्म भरा जाएगा आपका 15-20 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का मार्जिन रहेगा। उसके बाद एग्जाम होगा और वो 3 महीने में ना कोई दुनिया का आदमी, सिलेबस ही याद हो जाए, बड़ी बात, समझ रहे हैं। तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, आप अभी से आज से तैयारी चालू कर दें। और जब नोटिफिकेशन के बाद जो बचा हुआ समय रहेगा उसमें केवल हमको रिवीजन करना है। तो नोट आप ये टारगेट बनाइए कि नोटिफिकेशन के पहले पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करना है, केवल रिवीजन करना है जब नोटिफिकेशन आएगा। और जिन लोग इस रणनीति के साथ काम करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि वर्ग एक में पोस्ट थोड़े कम रहते हैं, कंपटीशन ज्यादा रहता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो पहले से भी तैयारी कर चुके हैं, 4-6 महीने साल भर से पढ़ रहे हैं, वो भी आपको पता होगा। तो भाई आपको compete करना है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अभी से क्या है, तैयारी चालू करनी पड़ेगी। और नोटिफिकेशन वगैरह का वेट नहीं करना है, ध्यान रखना है, वो बहुत डिजास्टरस हो जाएगा, बहुत खतरनाक रणनीति है वो, कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। और बार बार रिपीट करो, बहुत ज्यादा चेंज सिलेबस में नहीं हो, थोड़ा बहुत होगा, वो मैनेज कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, आपका जो साइंस वाला जो सेक्शन है ना, साइंस वाला, आप लोग तो साइंस वाले हो, आपको अच्छे से पता होगा कि साइंस में क्या, जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जंतु विज्ञान मतलब क्या हो गया, जंतु विज्ञान मतलब हो गया जूलॉजी, और ये वनस्पति विज्ञान हो गया बॉटनी। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजी के में हम लोग मनुष्यों के बारे में क्या है पढ़ेंगे। दोनों क्या है मिला करके कितना कितना है, 35-35 70 नंबर। ये अलग से दिया हुआ है, ये भी साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। क्या है इसमें, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी। जैव रसायन का मतलब होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक, थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये 30 नंबर का। तो कितना हो गया, 100 नंबर का आपको, तो यही हो गया। सीडीपी वाला जो पोर्शन है, सीडीपी वाला पोर्शन है वो आपका 30 नंबर का है, तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है। तो सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका 150 नंबर में तो इसी का है ना। 100 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट है। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि असली जो कंपटीशन है वो यहीं पे, सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज आपका है। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, अब भाई वर्ग एक में तो सब्जेक्ट ही तो वेटेज ज्यादा ही रहेगा ना।
सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका सीडीपी वाला सेक्शन। तो ये कितना है 30 नंबरों का। तो टोटल 150 में 100 सब्जेक्ट हो गया, 30 ये हो गया 130 हो गए। बाकी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 5-5 नंबर का है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज हो गया सिलेबस, तो देखेंगे अपन उसको मैनेज करेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है सिलेबस से? सिलेबस से ये बात क्लियर है कि सब्जेक्ट प्लस सीडीपी का ही वेटेज ज्यादा है। क्लियर? आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो 100 नंबर का है। सेकेंड जो वेटेज आ गया आपका वो 30 नंबर को सीडीपी वाला पोर्शन, यही दोनों का जाता है। ठीक है, क्लियर? और बाकी के जो 20 नंबर के जो बचे, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, अरे यार कंप्यूटर का ना 5 क्वेश्चन मान लो आया, तो वो आप क्या कहना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, और वो सारी चीजें, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, सुपर कंप्यूटर, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जान ही रहे हो। तो 5 क्वेश्चन में तो 3 तो बना ही लोगे आप, समझ रहे हो, नॉर्मल जानकारी से। हिंदी और अंग्रेजी का भी वही हिसाब है, 10 नंबर है टोटल मिला के। वो संधि, समास, ग्रामर वो ना उतना बन जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को डायरेक्ट पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। आप हिंदी इंग्लिश में जो आया हुआ क्वेश्चन है ना, व्यापम ने जो एग्जाम लिया है और पीएससी ने जो एग्जाम लिया है, उसके आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाइए, दैट्स इट। इसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, आपको बुक नहीं पढ़ना। ग्रामर को पढ़ते रहोगे कई महीना इसी में लग जाएगा जी, तो 5 नंबर के लिए थोड़ी ना पूरा ग्रामर पढ़ोगे। तो आप क्या है, लूसेंट का आता है ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है ग्रामर का, समझ रहे हो। डायरेक्ट पढ़ना नहीं, आपको नहीं है टाइम मत पढ़िए, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करोगे ना, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसका हिंदी इंग्लिश का, तो कुछ तो दिमाग दौड़ेगा। आ जाइए, समझ रहे हैं बात को? तो आप बना लोगे, उसमें घबराने की नहीं है, 10 दोनों को मिला के 5-7 तो आप बना ही लोगे। ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान तो भाई 5 नंबर के लिए कौन ही पढ़ेगा। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है आपका, हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इंडियन पॉलिटी भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें, सामान्य करंट इवेंट भी आता है। तो सामान्य ज्ञान 5 नंबर के लिए आप थोड़ी ना पढ़ोगे। सामान्य ज्ञान के लिए क्या करना है, समझ रहे हो, ये सब के लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट चीज ये सब का आपको अवेलेबल है लूसेंट का जीके, लूसेंट का सॉरी वो ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो। ये लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है आता है, तो लूसेंट पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको सॉल्व कर लो आप। कोई थ्योरी पढ़ने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर करके जाओ। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओगे तो भी आप क्या है बना लोगे इसको, क्योंकि ये क्या है 20 नंबर के लिए आप पढ़ने बैठ गए कहीं बुक निकाल के, तो भाई आपका सब्जेक्ट पूरा बिगड़ जाएगा, सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाओगे। इसका वेटेज का, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़ना है, जिसका वेटेज कम है उसको कम पढ़ना है, सीधी सी बात, दैट्स इट। आई बात समझ में? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे में उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। मैं तो बोलूं याद कर लेना वो क्वेश्चन को, दैट्स इट, समझ रहे, याद कर लेना वो क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया आंसर को याद कर लेना सारे का। अब 20 नंबर में 10-15 फंस गया, हो गया, और क्या, काम बन गया हमारा। क्योंकि आप पढ़ना चालू करोगे ना भाई, हिस्ट्री अलग ज्योग्राफी अलग, तो बहुत टाइम टेकिंग चीज है, कब पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे, कब क्या करोगे। तो कुल मिला के आपका सिलेक्शन का जो होना है, जो डिसाइड होगा सिलेक्शन, वो सब्जेक्ट और सेकेंड ये वाला पेपर। तो सब्जेक्ट का वेट क्या है, सबसे ज्यादा है, सेकेंड आपका सीडीपी वाला पोर्शन, यही दोनों चीज डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा। तो इसमें आपको टाइम देना है, आ गई बात समझ में, तो इसमें आपको टाइम देना है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेबस देखते हैं जूलॉजी का। मतलब जीव विज्ञान में वो जंतु विज्ञान और वनस्पति दोनों है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग सिलेबस अपना बायोलॉजी में। इसमें सबसे पहला वाला जो है यूनिट 1, उसमें ना ये क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है। और ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण, आर.एच. विटेकर के द्वारा, ठीक है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा है ना, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला वर्गीकरण आर.एच. विटेकर ने ही दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, जंतुओं एवं पादपों का शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन का मतलब क्या होता है कि इसमें ना हम लोग ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम रहेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, सबका डायग्राम और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे।
इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन, और आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए डायग्राम जरूरी है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे अपनी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे ब्रेन रहता है ना, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ऐसा कर करके अलग अलग। तो ये डायग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट, वो ना लैंग्वेज है डायग्राम का। बिना डायग्राम के तो आप बायोलॉजी नहीं समझ सकते। तो आपको डायग्राम बनाना कैसे है और याद कैसा करना है, उसका भी ट्रिक रहता है, मैं बताऊंगा। दूसरा चीज, वो ट्रिक कहाँ काम आएगा, जब स्कूल में पढ़ाओगे। कुछ भी थोड़ी ना पढ़ाओगे भाई बच्चों को, समझ रहे हो ना, तो उसका भी ट्रिक है। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे प्लांट का। और प्लांट में मतलब जैसे इसमें क्या दिया है, पुष्पी पादपों की आकारिकी, मतलब फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीज को पढ़ेंगे, उसमें जो जो भी पार्ट्स रहते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये डायग्राम वाला पोर्शन हो गया, ठीक। इसके बाद अगला बढ़ते हैं, ठीक है, कोशिका। देखिएगा ध्यान से, हमारा जितना भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी सिलेबस हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको ना सबसे पहले ये जो यूनिट 3 है ना, कोशिका, इसी को पढ़ना है। कारण क्यों, क्योंकि अगर आपको यहीं से स्टार्ट भी करेंगे हम लोग अपना सिलेबस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सेल नहीं पता है ना, तो कभी जिंदगी में बायो तो आपका स्ट्रांग होगा ही नहीं। आपको सेल से स्टार्ट करना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है वो। सेल नहीं पता रहेगा तो ना आपको सेल डिवीजन समझ में आएगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना लाइसोसोम, और वो चीजें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम लाखों करोड़ों बार रिपीट होंगी। जितना भी बायो का टॉपिक है उसमें सब में सेल आएगा बार बार, हर बार। तो अगर आपको सेल नहीं पता है तो आप तो कभी जिंदगी में बायो को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। हम लोग को एकदम बेसिक यहीं से क्या करना है, स्टार्ट करना है सेल से। क्लियर है, तो पहला यूनिट हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। पहला यूनिट हम लोग यहीं से, ताकि आपका बेस क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। भले स्कूल में जो भी हुआ है ना, पढ़े नहीं पढ़े, भूल गए हैं, भूल जाइए उसको, है ना। आप यहाँ से क्या है, क्लास अटेंड करें, बिल्कुल नया शुरुआत करेंगे। क्लियर है। पादप कार्यकी मतलब फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर में हम लोग सांस लेते हैं श्वसन बोलते हैं, खाना खाते हैं उसको पाचन बोलते हैं, तो पौधों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, चीजें। तो पादप कार्यकी का मतलब है पादपों में परिवहन। मतलब देखिएगा, पौधों में ना पानी जमीन से लेके ऊपर जाता है खनिज के साथ मिलके, उसको पूरा पढ़ना है। और उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब देखिएगा, मैं तो आपको 100 नंबर में से ना क्वेश्चन बता रहा हूं डायरेक्ट, जहां का क्वेश्चन डन है। अगर इसको शायद ही कोई मूर्ख विद्यार्थी होगा जो ना पढ़ के जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो टॉपिक है ना, उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और पादपों में श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है। पादप वृद्धि का मतलब है यहाँ पे हार्मोन, ठीक है, क्योंकि पौधों में ना वृद्धि हार्मोन से ही होती, तो ये वाला पादप वृद्धि बोलने का मतलब है हार्मोन। अगर ये आप 3 टॉपिक नहीं पढ़े तो सिलेक्शन होगा ही नहीं आपका, मैं पक्का बता रहा हूं। क्यों पता है, 100 में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ये तीनों टॉपिक से ना आए। यहां से क्वेश्चन आना डन है, 100% आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक को आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, समझ रहे हो। और ये पूरे बायो में से टफ टॉपिक में से एक भी है, ये भी बता रहा हूं आपको। यूजुअली लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता रहता, हाई फाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये तीनों टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए। पौधों में फोटोसिंथेसिस हो गया, मतलब प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन इन प्लांट, और हार्मोन वाला, यहां से डन है क्वेश्चन, आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो तभी समझ में आएगा जब आप सेल पढ़ोगे। सेल बिना पढ़े बायो का कोई टॉपिक आपको कभी खाक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला है मानव शारीरिकी, पाचन एवं मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है उसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्ट, ब्लड और ब्लड ग्रुप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वाला टॉपिक है ना, वहां भी क्वेश्चन डन है, आएगा ही आएगा, आएगा ही। तो आपको ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे से तैयार करना है भाई। जब हमको पता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से क्या करना है, बार बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो रहता है यूनिट, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर है। और इसके बाद उत्सर्जी पदार्थ, मतलब हम लोग किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इसमें, है ना। प्रचलन और गति, इसमें कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे,
ठीक है, तंत्र की नियमन एवं समन्वय, यहां से डन है एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, हार्मोन, और हार्मोन का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। क्लियर है। इसके बाद रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। रासायनिक समन्वय का मतलब क्या है पता है, जब हमारा ब्रेन काम करता है और जब हमारा हाथ पैर काम करते, दौड़ते समय, काम करते समय, वॉक करते समय, एक्सरसाइज करते समय, तो मांसपेशियां काम करती हैं। तो वो कैसे काम करती हैं वो सब इसमें है। ठीक है, जब हम लोग सोचते हैं तो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम चलता है ब्रेन में, वो सब इसमें आएगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां यूनिट हमारा। ठीक है, ये हो गया 5वां यूनिट हमारा। इसके बाद अगला क्या है, 6वां यूनिट में क्या है, रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। जीवों में क्या है, जनन, जनन मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जीवों में दिया है मतलब क्या है, मनुष्यों में। अब यहाँ क्या दिया है देखिएगा, कायिक तथा वर्धी प्रजनन। कायिक आपको पता होगा, कायिक तथा वर्धी प्रजनन मनुष्यों में थोड़ी ना होता है, पौधों में होता है, तो ये पौधा वाला टॉपिक है। इन्होंने मिक्स करके दिया है टॉप सब वो यूनिट को। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें हम लोग अलैंगिक प्रजनन, और ये मतलब ये क्या है, ये वाला यूनिट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, तो हम लोग जंतुओं में प्रजनन मतलब मनुष्यों में, और हम लोग पढ़ेंगे एक कोशी बहुकोशी जंतुओं में प्रजनन, छोटे जैसे अमीबा में कैसे होता है, फिर पौधों में पढ़ेंगे तो पौधों में प्रजनन लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी प्रजनन तीनों होता है, जबकि जंतुओं में क्या होता है, दो ही होता है। ठीक है, या तो एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। तो ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, यह अलग से यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, फल कैसे बनते और बीज कैसे बनते, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा वो पॉली परागण वगैरह है, मतलब अपना क्या है, पॉलिनेशन, तो उसी में आएगा। पार्थिनोजिनेसिस बोलते हैं अनिषेक जनन को। ठीक है, और अनिषेक फलन, तो ये सब रिप्रोडक्शन, तो प्लांट रिप्रोडक्शन एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, बाकी और टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक है ना, जब हम लोग पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, जिसको क्या है बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है। एक देखिएगा क्या है इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। सामान्य रिप्रोडक्शन का एक वो रहता है प्रोसेस, जिसमें हम लोग सुपरफिशियली पढ़ते हैं, जैसे शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, जाइगोट बन जाता है, खत्म हो गई बात। तो ये रिप्रोडक्शन है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन को। ये वाले यूनिट में क्या दिया है पता है, ये वाले यूनिट में दिया है मानव जनन में जाइगोट जो रहता है ना, गर्भाशय में जब बनता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद स्पर्म और ओवम, तो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर जाइगोट से भ्रूण कैसे बनता है, फिर बच्चे का विकास कैसे, मतलब 9 महीनों में एक जो प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है वो बेबी को डेवलप करके कैसे डिलीवर करती है, वो सारा चीज है इसमें। तो हम लोग ना जाइगोट को पढ़ेंगे इसमें अलग से, और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। चाइल्ड बर्थ कंट्रोल हमारे सिलेबस में है कि मतलब ना प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो गए हैं, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ये अलग दिया हुआ है। जैसे कि पौधों में वो था ना, पौधों में जो प्रजनन था तो सुपरफिशियल दिया हुआ था, उसको पहले फिर डिटेल में पढ़ना है। वैसे ही मनुष्यों में ये जो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जनन स्वास्थ्य, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जनसंख्या विस्फोट वृद्धि और ये क्या है, नियंत्रण के उपाय, क्योंकि हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं। और इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय से परिवार नियोजन का एक ना प्लानिंग आ चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इसमें। तो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ना प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फिर कंसेप्चुअल और डिटेल में आएंगे। अगला देखते हैं यूनिट हमारा। ठीक है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अगर मेंडल का लॉ नहीं पूछा तो क्या ही पूछेगा सामने वाला। तो क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते, भाई फादर, समझ रहे, तो उसका क्वेश्चन आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आएगा, डन है। तो क्या है इसमें हम लोग पूरा क्या है, मेंडल का वो पढ़ेंगे। तो हम लोग जेनेटिक मटेरियल को पढ़ेंगे सबसे पहले, अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है, फिर मेंडल के नियम को पढ़ेंगे, और भी दूसरे सब इसमें चीज दिए हुए हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम, जीन और डीएनए, उसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में किसने खोजा वगैरह, क्या फंक्शन वगैरह। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेंडल का लॉ। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो यही उसमें ये है, ये जेनेटिक्स वाला टॉपिक है। जो कौन सा है, यूनिट 11 है ना। इसके बाद अगला है इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या कि ना हम लोग पहले क्या थे और पृथ्वी में जीवन कैसे आया। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या है, बंदर हमारा पूर्वज था और वहां से हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, अलग अलग क्या एक्सपेरिमेंट किया और प्रमाण दिए। दूसरा, पृथ्वी में जीवन कैसे चालू हुआ, मतलब बैक्टीरिया, फिर पेड़ पौधे और मनुष्य कैसे आया, उसकी कहानी है इसमें इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो इसको पढ़ना है इसमें, ये वाला इवोल्यूशन। विकास मतलब यहाँ ग्रोथ नहीं है ना, विकास मतलब इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अलग घटना है। मानव स्वास्थ्य और रोग, यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन तो डन है, आएगा ही आएगा। मनुष्यों में रोग से क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है, तो यहां से आएगा। मनुष्यों में रोग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से रोग, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ और फंगी से कैसे होते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग, कौन से रोग फैलते हैं, कौन से रोग नहीं फैलते, तो इसकी कैटेगरी है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, जिसमें से एक तो कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट है, विटामिन फलाना विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकर और मरासमस होता है वो भी पूछा जाता है, तो वो ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला है, तो ये वाला यूनिट है मानव स्वास्थ्य रोग, यहां से क्वेश्चन डन है, आएगा ही आएगा। और क्या है, इधर एंटीजन एंटीबॉडी मतलब इम्यून सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। और क्या है, मादक औषधियां, वो मतलब कि जितने भी वो पदार्थ रहते हैं, ड्रग, ड्रग मतलब क्या हो गया, कोकेन, मॉर्फिन और हेरोइन, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल व अल्कोहल का अब्यूज कि क्या नुकसान होता है उसका शरीर में। ठीक है, ये वाला यूनिट हो गया। ये आपको आज स्लाइड मिल जाएगी, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी पूरे सिलेबस की, है ना। आप चाहते तो हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो है ना, क्या बोलते हैं, ये जो यूनिट है आगे आने वाले, ये आपको टफ पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये टफ है क्यों, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये सब पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाला। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पूरे बायो का सबसे टफ पोर्शन रहता है। आई बात समझ में। तो इसको छोड़ना नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, पढ़ना है, पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, पढ़ने के ऊपर रहता है, मेहनत करेंगे तो क्यों। यूजुअली एक आम जो स्टूडेंट होगा ना, जो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा है, वो गिव अप कर देगा ये टॉपिक में। 30 नंबर का है, 30 नंबर बहुत होता है, एक एक नंबर में भाई चेंज हो जाता है मेरिट लिस्ट, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो यूजुअली इसको पढ़ना पढ़ाना दोनों थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, तो लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है इसको और स्किप कर देते हैं। समझ रहे हो, स्किप कुछ नहीं करना है, पढ़ना ईमानदारी से। 30 नंबर का है, 2-3 नंबर का रहता है, तो जैसे कि मैं बोला ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खुद ही बोल देता है। तो इसको भी पूरा क्या है, ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ेंगे भाई, हम छोड़ेंगे नहीं। टफ है तो क्या हुआ, क्योंकि आपको स्कूल में भी पढ़ाना है ना। अब बच्चों को थोड़ी नहीं बोल दोगे टफ है रहने देना, रे मत पढ़ना, है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, पढ़ना तो है, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी से थोड़ा सा ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। और इसमें मानव कल्याण में क्या सूक्ष्म, ये तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना। इसमें कुछ कुछ पार्ट ना एग्रीकल्चर का भी है, जैसे पशुपालन वगैरह, जंतु रोग भी है, देखिएगा ध्यान रखेंगे, तो जंतुओं में होने वाले रोग भी है ना। ठीक है, तो ये सब ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो थोड़ा इजी है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मतलब बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सा क्या है बैक्टीरिया जो यूज में आता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सा बैक्टीरिया, जैसे इसमें डायरेक्ट ना बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं आपको, जो रिसर्च वगैरह के फील्ड में क्या है काम आ रहे हैं। तो इसमें ना डायरेक्ट आपको क्या पूछा जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह का नाम पूछा जाएगा, तो ये पढ़ना है हमको इसमें। ठीक है, यही बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ये भी। ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। स्टेम सेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, और ये जो लास्ट का 2 यूनिट है, ये बहुत इजी यूनिट है। ठीक है, ये जो लास्ट का 2 यूनिट है, ये इजी यूनिट है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, पर्यावरण। पर्यावरण का तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए आपसे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, यूजुअली लोग क्या करते हैं, पर्यावरण वगैरह जो टॉपिक रहता है ना, उसको पढ़ते नहीं है, इजी है बना लेंगे। याद रखिएगा, आपको जो आता है पर्यावरण वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण को लापरवाही नहीं करना है कि पढ़ लेंगे बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे इसको
तो क्या है, नहीं बना पाओगे एग्जाम में। तो इसको पढ़ेंगे, इसका अलग से सोर्स मैं आपको बताऊंगा जब। तो लास्ट यूनिट है ये, इजी है ये, ठीक है, बट इजी करके लापरवाही नहीं करनी, पढ़ना है अच्छे से। क्लियर है? तो ये जो सिलेबस था मोटा मोटी मैंने आपको बताया। तो ये तो आपको इसकी कॉपी तो मिल जाएगी, स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड में सारा कुछ सिलेबस क्या है मेंशन्ड। अगला जो देखते हैं हम लोग, क्या अगला जो देखेंगे वो क्या है कि भाई सोर्स कहां से पढ़े हम। ठीक है, तो पढ़े कहां से, मतलब बुक और क्या है नोट्स। ये बहुत जरूरी है, रिसोर्सेस है ना, तो ये रिसोर्सेस बहुत जरूरी है कि बुक और नोट्स को हम लोग कहां से, क्या बुक को पढ़े। क्योंकि याद रखिएगा मार्केट में बुक तो ढेर सारा है, कुछ भी मत खरीदिएगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा उसमें, पढ़ने में कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा, गलत दिया हुआ रहेगा तो फंस जाओगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जिसमें क्वालिटी कंटेंट ना मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, साफ साफ बता रहा हूँ। और जब भी क्या होगा, कोई भी वाद विवाद होगा तो क्या है, गवर्नमेंट की जो बुक या वेबसाइट रहती है उसी का आंसर को माना जाता है। इसीलिए हमको वाद विवाद में नहीं फंसना है, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है, ताकि क्या है हमको नंबर मिले। और मान लो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो अमेंडमेंट के बाद हमारा ना नंबर कटे मत। तो हम ऑथेंटिक सोर्स क्या है, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, एनसीईआरटी की बुक। क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक को गवर्नमेंट पब्लिश करती है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन यही है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक तो है लेकिन खुद से नहीं पढ़ते बनता। एनसीईआरटी में ना आपको उससे अच्छी बुक नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। इवन हम लोग तो क्या कर रहे, स्कूल के रिक्रूटमेंट की बात करें ना, मतलब टीचर बनने की, जो डॉक्टर बनते हैं एम्स में और नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में, मतलब नीट का एग्जाम होता है, आपको सभी को पता है, बायो वाले हो आप लोग। नीट के एग्जाम में बच्चे केवल एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो एनसीईआरटी 11वीं 12वीं पढ़ के जो डॉक्टर बन जा रहा है, तो क्या आप उसको पढ़ के टीचर नहीं बन पाओगे छत्तीसगढ़ में? बनोगे 100%। इसलिए अभी दुनिया भर के पब्लिकेशन की बुक वगैरह आएंगी मार्केट में, कलरफुल लाल पीला हरा नीला, उसके चक्कर में नहीं जाना है। एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ना है। इसके चूंकि ये गवर्नमेंट की बुक है, इसके डेटा ऑथेंटिक है, जो कि 25-30 सालों से नीट के एग्जाम में जिसको आधार माना जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी, अटेंडेंस शीट कहाँ है? हो गया, सब कोई कर दिए? आपकी आप भी कर दो। ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कुछ भी अपने मन से यूट्यूब या गूगल में देख करके कुछ भी को नहीं लेना है। ठीक है, कुछ भी बुक को उठपटांग नहीं लेना है। तो केवल और केवल आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे पहले। हाँ, एनसीईआरटी में क्या है, बहुत ही समराइज करके चीजों को दिया हुआ है, तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं बुक को नहीं बताऊंगा आपको, नोट्स को भले जहां जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ना क्या है दूसरी बुक का क्या करेंगे, रिफरेंस लेंगे, जरूर जरूरत पड़ेगा यहाँ, नो डाउट। बट आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मैं कहाँ से क्या पढ़ना है वो सब बता दूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, यहाँ से ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये पढ़, समझ रहे हो? ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग रेफरेंस लेंगे। अननेसेसरी 4 प्रकार का बुक को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? अननेसेसरी 4 प्रकार का बुक को नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी 11th और 10th, सॉरी 12th। तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे 11th और 12th का। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसानी से, फ्री में अवेलेबल है ये, इसका ना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। बुक खरीद लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पीडीएफ फिर पीडीएफ होता है, मोबाइल से पढ़ने में 10 तो समस्या है। तो ये तो आपको इसको पढ़ना है, पहली चीज ये हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये बुक हो गया। इसके अलावा कोई बुक हाथ में नहीं उठाए, हाथ मतलब लेना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक है, एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ था, तो दूसरे बुक से रेफरेंस लेके उसको 2-4 पेज फोटोकॉपी करा के पढ़ लेंगे। क्योंकि कारण मैं बता रहा हूं, बुक का क्या है नुकसान ज्यादा बुक पढ़ने का। ये तो आपका हो गया नोट्स, और क्लास में भी पढ़ेंगे, क्लास का नोट्स तो रहेगा आपके पास, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा देखिएगा क्या करना है हमको, इसके अलावा हमको क्या करना है देखिएगा, अब हमको बारी आती सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव, कहां से सॉल्व करें। ठीक है, कहां से सॉल्व करें,
देखिएगा नीट एग्जाम का क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो आसानी से उपलब्ध है ना। उसकी बुक को मैं लाऊंगा कल तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये तो ऑनलाइन कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो सब में सेम रहेंगे। ये एक चीज हो गया। तो नीट एग्जाम के क्या है, क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट अदर स्टेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट अदर स्टेट्स मतलब क्या हो गया, जहां पे टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम होता है, एमपी में होने वाला है, ठीक है। तो एमपी, यूपी, राजस्थान, जो भी जगह पे है, तो जहां पे भी हो रहा है, समझ रहे हो, एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया है, इसके है ना, पीजीटी के मतलब क्या है, सॉल्व्ड पेपर्स, ठीक है। तो इसके क्या है, सॉल्व्ड पेपर, वो आपको सॉल्व्ड पेपर ये भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके ही जाना है, समझ रहे हो, सॉल्व करके ही जाना है। ये कौन सी पब्लिकेशन का मिलेगा आपको, यूथ कंपटीशन टाइम्स, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये पब्लिकेशन का नाम है। इसमें आपको पूरा अदर स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं वर्ग एक के लिए, है ना, उसके क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे। अलग अलग आता है, बॉटनी का अलग, जुओलॉजी का अलग। क्लियर है, आई बात समझ में। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई के लिए और कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, मैंने आपको यही दो ही बुक बताई है। जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको रियलाइज होगा नहीं क्या, अरे यार ये दो बुक को इतना सा पढ़ के मेरा कैसे एग्जाम निकलेगा, आपको यही लगेगा जब तक आपका एग्जाम निकल नहीं जाता। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने ना एक अपने सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक या नोट्स को लिया कहीं, समझ रहे हो, एक से ज्यादा बुक को नोट्स को कहीं लिया आपने, तो क्या होगा पता है, कोई बुक को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर चार बुक से आप पढ़ रहे हो तो चार बुक को कब पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे, कब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कंपटीशन एग्जाम में मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, कोई क्लियर ये सब चीजों को बताते नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई सीधी बात नहीं करता, घुमा फिरा के आत्मविश्वास होना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए 12 घंटे। अरे वो सब सुपरफिशियल चीजें, कैसे भाई प्रोसेस को बताओ, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना भाई। वो मोबाइल ऐसा है, एप्पल है, फलाना है, ढेमका है, इतना चार्ज होता है, हैंग नहीं होता, उसमें क्या कहना चाहिए, साइबर क्राइम नहीं होता, ये अरे पासवर्ड को बता भाई, मोबाइल का तब मेरे काम का है वो, पासवर्ड को देख खोल के भाई, अब बता रहे एप्पल की खूबियां, तो वो वाली बात है, पासवर्ड इंपॉर्टेंट। नहीं क्या करोगे, एप्पल को मिल जाए आपको, खुल ही नहीं रहा है मोबाइल तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना भाई, पासवर्ड को बता दे, बाकी सिर्फ सेकेंडरी है। तो भाई अब फलाना जगह है, वहां पे वो देवी देवताओं का श्राप था, वहां पे ये है वो है, कोई राजा है ना, 50 टन सोना छिपा के रखा है मैकल के श्रेणी में, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा होगा, वैसा ऐसा है, सोना को ले लो भाई, कैसे खुलता है, खुल जा, सिम सिम को बता दे, और वो सब ठीक है अपन देख लेंगे। मेन चीज है वो कहाँ दरवाजा कैसे खुले उस जगह का जहाँ 50 टन सोना छिपाया गया, दरवाजे की चाबी दो ना भाई। वो पहाड़ है, राजा है, रानी, भगवान है, वो तो सेकेंडरी चीज हुआ ना, तो चाबी चाहिए ना आपको। चाबी क्या, ताकि वो खोलो पहाड़ का जो यहाँ बिल्डिंग है, ताला जो, और उसके बाद सोना को ले आओ, समझ रहे हो। तो वही वही है, कोई पासवर्ड नहीं बताता, कोई चाबी नहीं बताता है, चाबी दो तो काम होगा मेरा, नहीं तो तो कहानी किस्सा आपको भी पता है, आत्मविश्वास चाहिए, कठिन मेहनत, अपने ऊपर विश्वास, विल पावर, ये सब ना थ्योरेटिकल चीजें। प्रैक्टिकल चीजें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मेरी बात को मान लिया, अनसक्सेसफुल तो नहीं होगे, क्योंकि इस फॉर्मूला से मैं नहीं, हजारों लोग सक्सेस प्राप्त किए। या नया फॉर्मूला कुछ बता देना भाई, तो हम लोग का, गरीब लोग का कल्याण हो जाए। जिस जिस रास्ते पे आप चल के टॉप करोगे इस एग्जाम में, अपने खुद का रास्ता, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। फिर आप भाई जिधर उगते सूरज को सब नमस्कार करते वाली बात है ना, फिर मैं आपका बात मानना चालू कर दूंगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों को यहाँ देखा है, दोस्त यार लोगों को देखा हूं,
बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वही मैं डायरेक्ट क्या है बात कर रहा हूं आपसे, क्या पासवर्ड की और वो खजाने का जो ताला लगा हुआ है जहां पे उसके चाबी की। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो उसको देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहली बात, आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने बुक बता दी। आई बात समझ में? इस बुक के अलावा कोई बुक को हाथ नहीं लगाना है। केवल हमको क्या करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, रेफरेंस के लिए जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ये 2-4 पेज का फोटोकॉपी इधर उधर का बुक से करवा लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, बुक नहीं खरीदेंगे। पहला कसम तो ये खाना है कि एनसीईआरटी के बुक के अलावा कोई भी बुक नहीं खरीदना है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। आ गई बात समझ में? एनसीईआरटी को पूरा 11वीं और 12वीं का एक एक लाइन आंख से खून निकलते तक याद करना है। आपका सिलेक्शन कब होगा सुन लो, क्लियर मैं बता रहा हूं, कान वान थोड़ा साफ कर लो। 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी का एक एक लाइन बायो का पेज का आपको याद होना चाहिए, एक एक लाइन। और याद मतलब याद। सर ऑप्शन दे दो, 2 मिनट रुकोगे क्या? शायद वो है क्या? ऐसा नहीं। और कैसा मैं बोलूंगा कि ना, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। माउथ कैविटी कौन सा बनाता है एंजाइम? तो टाइलिन बनाता है। ठीक है। पेसमेकर कहां पे रहता है? तो राइट ऑरिकल में रहता है। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रीनलिन को बोलते हैं। टू द पॉइंट, जैसे जन गण मन याद है वैसी याद करना है। तो आपको 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी को एक एक लाइन को पूरा रट डालना है, पूरा याद करना है। हालांकि बायो लगता है लोगों को रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है, अब नहीं रहा भाई। जिस हिसाब से क्वेश्चन आते कंसेप्चुअल है। अभी देखोगे तो दिमाग का चिथड़ा उतर जाएगा जब पढ़ेंगे हम लोग, जब डूबेंगे जब सब्जेक्ट में। ये तो सुपरफिशियल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो यहां मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले आपको क्या है, एनसीईआरटी का 11वीं और 12वीं का एक एक लाइन ईमानदारी से याद होना चाहिए, ऐसा कि रात के 3 बजे गहरी नींद में सोए हो, कोई उठाया और आपको पूछा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकलता है, तो आप मन में भी बड़बड़ाओ कि ऑक्सीटोसिन निकलता है, वैसोप्रोसिन निकलता है। इतना याद होना चाहिए। तो 11वीं और 12वीं की बुक तो आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। वो जो मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा तब आप बता पाओगे जब आपके पास सोर्स लिमिटेड है। मतलब मैं बोल रहा हूं यार, पूरा ये नोट्स है, इस नोट्स को ना आपको पूरा याद कर लेना है, पूरा याद कर लेना है एक एक लाइन। तो ये नोट्स को जब आप देखोगे ना पेज वगैरह को, तो आपको कंटेंट देख के लगेगा हाँ यार 8 महीने हैं, 2-2 पेज भी एक दिन में याद करूंगा यार, तो 3 महीने 4 महीने में तो रटा जाएगा, और बाकी के 4 महीने में इसको रिवीजन ही करता रहूंगा। अगर मैं बोलूंगा भाई कि ये एक बुक है जुओलॉजी की, और ऐसी इतनी इसी का जुड़वा भाई है बॉटनी, 1000 पेज का है, 1200 पेज का, जुओलॉजी भी और बॉटनी भी। इतना आई बात समझ में? तो कब पढ़ोगे, तो कब रिवीजन होगा, तो कब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? बुक में यही दिक्कत होता है, ये उसी की ही है बुक, समझ रहे हो? अब आप एनसीईआरटी को तौल लेना और इसको तौल लेना, ये केवल 11वीं का है, 12वीं का तो मैं दिखा भी नहीं रहा हूं, आप 11th का है। ये तो 11th और 12th का इतनी इतनी मोटी बुक है, आप देख लो। इसको तौलना और एनसीईआरटी को तौलना एक साइड रख के, कब पढ़ोगे इसको? कब पढ़ोगे मेरे को बताओ ना, कब पढ़ोगे, कब रिवीजन करोगे? 1000 पेज को याद करना स्वामी विवेकानंद थोड़ी ने हम लोग। बात समझ रहे हो? तो आपको कोई बुक, पहले तो ये बुक को एक एक लाइन को पहले पढ़ना है टू द पॉइंट। जब इस बुक को पढ़ के लोग डॉक्टर बन गए, एम्स में चले गए, तो आपका इस टीचर में सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये बुक को पढ़ना है, पहला चीज। बुक को पढ़ लिए, टारगेट बना लीजिएगा, टारगेट बना लीजिएगा। हाँ चल जाएगा फिंगरप्रिंट वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया एनसीईआरटी में ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है साइंस में। वो हिस्ट्री विस्ट्री को चेंज करते हैं, गवर्नमेंट बदलती है ना, तो कभी टीपू सुल्तान को हटा देते हैं, कभी चंद्रगुप्त मौर्य को ले आते हैं। तो वो इतिहास में बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, एनसीईआरटी में, साइंस में नहीं हुआ है। साइंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? तो पहला आप ना टाइम टेबल बना लो आज ही कि ना एनसीईआरटी 11वीं 12वीं को कब तक खत्म करना है। खत्म करना है मतलब याद करना है। और याद रखिएगा, एक बार में आपको याद नहीं होगा। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, ये वाले एग्जाम की आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नहीं तो यही जीएस और सीडीपी और मैथ्स भी रहता तो आप पगला जाते। पता है, साला जीएस हिस्ट्री याद नहीं हो रहा है और इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, मैथ्स तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, फलाना टॉपिक ये होता है। पता है, सबसे अच्छी बात है कि आपके सब्जेक्ट की ही लड़ाई है यहाँ पे।
समझ रहे हो? तो इस लड़ाई को आप रणनीति से ही जीत सकते हो। जहां कंपटीशन ज्यादा रहता है वहां दिमाग काम आता है, मेहनत काम नहीं। मेहनत तो करना है, मेहनत तो है ही, सब मेहनत करे, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपका सब्जेक्ट को ही पूछेंगे इसमें, जिसमें आप 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर डालो, कई लोग पीजी, हाँ पीजी भी हो गया, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट जिसको आप जिंदगी का आधा जीवन यही पढ़े हो वही पूछा जा रहा है, तो अच्छी चीज है। तो आपको पहले तो डेडलाइन बना लेना है कि एनसीईआरटी को मैं कब खत्म करूंगा। याद ना, याद मतलब याद, मैं पूछूंगा तो बताना। ऐसा नहीं सर ऑप्शन दे दो कि सर वो 7.9 है क्या ब्लड, 7.22 है क्या सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है कि पेट में सल्फ्यूरिक रहता है सर, ऐसा नहीं भाई। मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोक्लोरिक वो आधा नींद में भी निकलना चाहिए मुंह से, हाइड्रोक्लोरिक है सर 1 pH रहता है, ऐसा क्लियर, समझ रहे हो? तो आप इसको याद करेंगे। याद करने के बाद जब तक एग्जाम नहीं होता आप ना जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, 2 4 5 10 15 जितना रिवीजन करोगे, आप याद रखना आपका कॉन्फिडेंस का ग्राफ बढ़ेगा। सेकेंड, आपका क्या है पता है, सिलेक्शन का ना जो चांसेस बढ़ता जाएगा जितनी रिवीजन करोगे आप। ये हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पूरा सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहला चैलेंज तो ये, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज काफी दिन हो गए, भूल गए बहुत सारी चीज। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मतलब अच्छे से याद करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, यही आधे लोग, मान लो 5,000 लोग भर रहे हैं ना फॉर्म, मान लो 5,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 2,500 लोग गिव अप करेंगे यहीं 2 महीने के बाद। जो भी जहां भी पढ़ रहा होगा, कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, याद नहीं होगा, नहीं होता। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम, सेल को रॉबर्ट हुक और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन, विरचॉ ने क्या दिया था भूल गए, या विरचॉ को याद की थी, याद नहीं होता। रूडोल्फ विरचॉ क्या बोला था, क्या पन्ना पलट रहे, ठीक है। ये होगा, आपको एक बार में याद नहीं होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, किसने खोजा था, किसने नाम दिया था, इसने खोजा, इसने नाम दिया, एक बार 2 बार 3 बार। फिर चाय बनाने गए, किसने देखा था, अरे यार अभी तो पढ़, ये होता है सबके साथ। आपको एक चीज याद क्लियर बता दो, क्लियर बता दो, हम लोग जितने लोग हैं ना यहाँ पे, सबके पास जितने लोग ऑनलाइन है, 1.5 किलो का ब्रेन है, एग्जैक्ट 1400 ग्राम का। लड़कियों को 50 ग्राम भगवान ने कम दिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लड़कियां लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ गई लड़कों से, मेहनत करके। ये बहु इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब समझना कि एक्टिवा कार से जीत गई, रेस लड़ाए, तो ये इच्छा शक्ति का कमाल है। तो आपको जब ब्रेन कम मिला हुआ लेकिन फिर भी कमाल करी, लड़के टॉपर ही टॉपर है हर जगह मेहनत के कारण। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, हम लोग सभी कोई जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस क्लास में है, जो अटेंड कर रहे हैं, कोई कंटेंट दिया जाएगा ना, तो किसी को 1 घंटे में याद होगा, किसी को 2 घंटे में याद होगा, किसी को शाम हो जाएगा पता याद करते करते, किसी को आज याद नहीं होगा, किसी को कल याद होगा, किसी को परसों याद होगा। मतलब जिसको कोई कंटेंट, मान लो यही है 2 पेज का नोट्स है ना, किसी को 2 घंटे में याद हो गया और किसी को 2 दिन लग रहा है, तो क्या है पता है, आपको 2 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसा है। अगर आप ये सोच के फ्रस्ट्रेट हो गए कि मेरी क्लासमेट तो 2 घंटे में चटर चटर याद कर लेती है, मेरे को क्या गोबर भरा हुआ है कि दिमाग में, 2 दिन हो गए सोमवार से बुधवार याद नहीं हो रहा है, 2-2 दिन में याद करती हूं मैं, तो घबराना नहीं है, आपको 2 दिन देना है। इसका मतलब क्या है पता है, क्या समझ में आ रहा है इससे, कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसके कंपेयर में। पहली बात है तो आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कोई चीज 1 बार में याद हो जाए, हो सकता है कोई चीज 2 बार में याद, किसी के लिए 2 बार, 5 बार, 10 बार, 12, 15 बार भी लग जाता है पता है याद करने को। उतना टाइम आपको देना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो, एकदम क्लियर बात बता रहा हूं। अगर आपने गिव अप कर दिया, उसको छुटकी को तो जल्दी याद हो जाता है, और यदि बड़की बैठी हुई है याद ही नहीं हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अगर पढ़ाई को छोड़ दी ना, तो मैदान से बाहर, कंपटीशन से बाहर हो, वो कंपटीशन से बाहर है। जो पहला ही सीढ़ी को पूरा नहीं कर पाया अच्छे से याद करना, अच्छा मैं समझ रहा हूँ, जन गण मन मैं बोलूंगा अभी भड़बड़ भड़बड़ खड़े हो बोल दोगे आप, उसी को बोलते हैं अच्छे से याद करना। तो अच्छे से याद करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा घर में, लाइब्रेरी में, जहां भी पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जहां मर्जी आए पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। पहली चीज, जो टाइम देगा वही नौकरी पाएगा,
एकदम सिंपल, और कोई है ही नहीं शॉर्टकट। तो आपको 2 नहीं 10 लग रहे हैं, 12 घंटे 2 याद करो। पहली सीढ़ी है जहां मैं मानता हूं 50% विद्यार्थी शुरुआत में पढ़ाई जोश से स्टार्ट करते हैं, सोमवार दिन सावन सोमवारी, जय ओम नमः शिवाय प्रभु, लेकिन वो ना सावन खत्म होते होते जोश खत्म हो जाता है, क्योंकि याद नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते। तो 50% लोग बचे अब कंपटीशन में। अब 50% लोग याद तो कर लिए हैं, पूरा एक एक चीज आप रात को उस निंदा बोलते छत्तीसगढ़ी में, उसमें भी बड़बड़ा के आंसर को दे रहे। क्या करते हैं पता है लोग? लापरवाही। लापरवाही क्या करते हैं, या फिर आगे का चरण या मेहनत नहीं करते। वो क्या है पता है, ये पहला स्टेज है, मैं क्लियर मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ईमानदारी से मैं चाबी दे रहा हूं, पासवर्ड बता रहा हूं भाई। कोई नहीं बताते होंगे इतना, जो बता रहे होंगे अच्छा कर रहे हो। किसी से क्या करना कंपेयर, आपको अपना नौकरी चाहिए ना, भाड़ में जाए दूसरी जगह क्या कर रहे हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्या करना है, हमको अपने नौकरी से मतलब भैया, है कि नहीं। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चरण, ये तो पहला है। तो पहला आप कसम खा लेना, गिव अप नहीं करें। और गिव अप कहां से स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूं, आज पढ़ना चालू किए, रात में आप बैठोगे, कोई चीज आपको याद नहीं होगा, क्या करोगे पता है? कोचिंग भी गए थे, मार्केट भी गए, बुक वगैरह लेते, थक गए हैं, कल पढ़ लेते हैं, कल याद करेंगे। अभी तो कंझासी लग रहा है, याद ही नहीं हो रहा है साला 4 बार में। कभी जिंदगी में मत करना वो चीज। उसी समय ना चौकन्ना रहना, अगर आप पहला ही सीढ़ी ना नहीं, अगर स्टेप आपका गलत रहा, कभी जिंदगी में चले वही है पता, गिव अप करें। ये ब्रेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ब्रेन? सो जा आज, अब कल कर लेना। कौन करेगा? आप करोगे, आप ही तो याद करो, मैं करूंगा, मम्मी पापा लोग याद करेंगे क्या आपके? पढ़ोगे आप, आपको ही करना है। जिस समय आपका दिमाग बोले कि कल कर लेना, सो जा, अभी याद नहीं, कंझासी लग रहा, नहीं, उसी समय कसम खा लेना, क्या अब बीच करूंगा साला, मैं देखता हूँ कैसे याद नहीं होता, चाय बनाता हूँ रे, आज रात में जग जाऊंगा, कल भले सो जाऊंगा, दिन में दोपहर में सो जाऊंगा, अभी बेटा तेरे देखता हूँ कैसे तू याद नहीं हो। भिड़ गया, फिर देखना दिमाग, दिमाग ऐसा ऐसा कोड बनाएगा, ऐसा ऐसा कहानी बनाएगा, ऐसा ऐसा क्रिएटिविटी, वही चीज आपको लग रहा था मेहमत पहाड़, ऐसे याद होता है चुटकी में। फिर आपका दिमाग कोड बना देगा, कोई कहानी बना देगा, कुछ ना नया टाइप से उसको, मतलब आप पता लगा यूट्यूब में देख रहे हो, कुछ नया रिफरेंस देखे नोट्स, अरे वाह यार ये तो इसमें अच्छा दिया। ये जब आप भिड़ोगे लड़ोगे तो दिमाग काम करेगा, नहीं तो ना दिमाग हमको बेवकूफ बनाता है। सो जा, खा ले, भात खा ले, सो जाना। घूमने जाएगा क्या? चल ना जत में ही घटरानी, मरीन ड्राइव चलें क्या शाम को? आज अभी ना रहने देते हैं, कितना पढ़ेंगे, थक गए हैं, है कि नहीं। ये कोचिंग आज नहीं जाता, रहने दे, ऑनलाइन तो मिल जाता है, चल ना पिक्चर चले क्या? ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन, बहुत आलसी है, समझ रहे हो। उसका चाबुक, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, नियंत्रण, नहीं तो पता है कुछ भी हो जाएगा, सोते ही रह जाओगे, घूमते ही रह जाओगे। ये ब्रेन का वो है, तो ब्रेन को पकड़ना पड़ेगा। अभी करूंगा बेटा, देखता हूँ कैसे याद नहीं होता, नहीं खाऊंगा खाना जब तक याद नहीं करूंगा, देखता हूँ कैसे याद नहीं होता, याद होगा। क्यों याद होगा? मैं कारण ही बता रहा हूँ। अगर आप भूखे हो या सोना चाह रहे हो ना, अब ब्रेन देखो कैसा, कितना दोगला है। अब आप भूखे हो, अब आप कसम खा लियो इसको पढ़ के खाऊंगा, मार रुकना 2 मिनट, आप भूखे हो, ब्रेन को भूख लग रही हो, सिग्नल आ गया, क्या करेगा पता है? कुछ ना इतना जल्दी कंसंट्रेट कर देगा दिमाग को, जो 2 घंटे का ना आधा घंटा में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को खाना चाहिए। तो आपका काम को करवा देगा वो, फटफट फटफट याद कर देगा आधा घंटा में। हाँ यार, अरे याद हो गया, हाँ मान ले खाना लगा, क्या बनाई ये, और आप गिव अप किए, खाना खाए, सो जाता हूँ, थोड़ा गाना देख लूं क्या। ये है, बात को समझ रहे हो। जितनी समस्या में हम लोग रहते हैं ना, हमारा ब्रेन उतना अच्छा समाधान देता है, ये चीज को ध्यान रखना। तो हमको कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है, अच्छे से याद करना है, 1 बार 2 बार 3 दिन 4 दिन, सोमवार से शनिवार आ जाए लेकिन पीछे पड़ जाओ, याद तो आप ही को करना है। सेकेंड, सेकेंड जो है इसमें, जो बाकी के ईमानदार लोग जो बचे हैं, 50% लोग रिवीजन नहीं करते यार, रिवीजन नहीं करते। आपको जन गण मन क्यों याद है पता है? हमारा राष्ट्रगान। आप 12वीं तक, कॉलेज में भी बीच बीच में कॉलेज में हो, चलो 12वीं कॉलेज को फर्जी छोड़ देते हैं, कहाँ राष्ट्रगान में गए होंगे आप ना। पहली क्लास से 12वीं तक एक साल में 365 दिन होते हैं, मान लो 65 दिन छुट्टी, एक साल में मान लो आप ना 200 दिन भी गए हो जी स्कूल, गर्मी की छुट्टी भी छोड़ दे, एक साल में 200 दिन गए आप स्कूल, तो 200 बार एक साल में जनगण मन गाए, तो
एक साल में 200 बार, 10 साल में 2000 बार, और 2000 बार फिर 11वीं और 12वीं 400, 1500 बार आप अभी तक जिंदगी में जन गण मन गा चुके हो। 1500 बार, इसलिए वो याद है, इसलिए वो याद है। अच्छा लोग बताओ तो, क्लास 1 में जब एडमिशन लिए थे तो लैंग्वेज कौन पढ़ाया था? मैडम। उसका नाम क्यों याद नहीं? पता है, ये तो छोटे थे, वो मैडम 2-3 महीना पढ़ाई होगी, भूल गए। अगर वही मैडम पहली क्लास से 12वीं तक पढ़ाती तो आप तुरंत बोलते शिल्पा जैन थी मैडम, हमको तो लैंग्वेज पढ़ाई। क्यों? 12 साल पढ़ाई आपको, 12 साल। तो मम्मी पापा का नाम क्यों याद रखते? क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं, वो रोज जान रहे हैं मम्मी नाम, पापा जी मतलब सॉरी पापा जी नाम ले रहे हैं मम्मी का, ममता चाय बना, ये वो ऐसा। मम्मी भी नानी बोली कैसे नमिता क्या करी बेटा ये। तो हम लोग नाम सुन रहे हैं, भाई बहन का रोज नाम सुन रहे हैं, रिकॉल हो रहा है, इसलिए याद है। आपको याद है 12वीं में जो आपके बाजू में बैठता था उसका नाम क्या है? वो भी तो 12 साल रहा, मतलब आपका दोस्त था ना, उसका नाम क्यों याद नहीं? क्योंकि उसका नाम आप रिकॉल नहीं करते। 12वीं पढ़े हो, कॉलेज बात भूल गए होगे, क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा, कोई चीज को जब हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तभी वो दिमाग में बैठता है। आई बात समझ में? तो केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, हम लोग को बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा कंटेंट को। कि वही बोल रहा हूं फिर से, किसी को 2 बार लगेगा, किसी को 4 बार लगेगा, किसी को 14 बार भी लग सकता है रिवाइज करने के लिए। समझ रहे हो? तो क्या है, आपको उतना रिविजन, मान लो मेरे को लगता है जो सिलेबस है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, 8-9 बार लगेगा भाई। मेरे को रिवीजन बता रहा हूँ, कसम से नहीं होगा, नहीं बनने वाला क्वेश्चन, मैं अपना बता रहा हूँ। 8-9 बार लगेगा, हो सकता है आपको 1-2 बार लगे, हो सकता है कुछ लोगों को 15 बार भी लग जाए। तो मेरे को तो लग रहा है 8 से 10 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, तब खोपड़ी में घुसेगा, तब टिक होगा भाई डायरेक्ट एक बार। तो अपना अपना दिमाग रहता है, पता है, समझ रहे हो? किसी को 1-2 बार में भी याद होता है, ऐसी बात नहीं है, वो तो कंसंट्रेशन का लेवल है। तो आपको तो रिवाइज करना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन बिना रिवीजन के कभी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो आप जितने जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, किसके लिए? रिवीजन के लिए। आप बात समझना, अगर आप 2 महीने दे रहे हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो 4 महीने तो रिवीजन के लिए रखो। समझ में आई बात? आई बात समझ में? मतलब आपको क्या करना है, दुगुना करना है रिवीजन, तिगुना करना है रिवीजन। ठीक है? अब जो अगला चरण है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसी है पता है? ये सीढ़ी ऐसी है भाई, ये यहां तक आ गए हैं। 50% लोग तो यही खत्म, कल करेंगे, सोमवार को करेंगे, शनिवार को स्टार्ट, आज बेकार है शनिदेव का दिन, सोमवार भगवान शिव जी, मंगल और हनुमान जी को नारियल चढ़ा पढ़ूंगा रे दिन 10 घंटा, स्टार्ट करूंगा। वो स्टार्ट करते ही रह जाते हैं, आजकल वालों का जिंदगी बीत जाता है। समझ, वो लोग ना कॉवर्ड है, कायर लोग है, कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो भोकोलोलो टाइप का वो चल ही रहा है, मुहूर्त निकल रहा है यहाँ, शादी ब्याह थोड़ी ना हो रहा है यार, पढ़ाई करना है हमको। समझ रहे हो? पढ़ाई कोई मुहूर्त नहीं होता। ये तो गए पहला चरण, जिन्होंने सिलेबस याद नहीं किया। दूसरा रिवीजन करना है। रिवीजन मैंने बताया ना, आपको दुगुना टाइम रखना है, दुगुना मतलब तिगुना टाइम, पढ़ें जितना उससे ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम रखना है। मान लो आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे रिवाइज करो। समझ रहे हो? मैं तो बोलता हूं वो 21 यूनिट है ना भाई, 21 यूनिट में ना 15 और 17 यूनिट को पढ़ के जाओ, लेकिन वो 15 यूनिट को ऐसा पढ़ के जाओ साला छत्तीसगढ़ में कोई ना पढ़ा हो। आप 15 यूनिट में एग्जाम को निकाल लो, लेकिन पूरा पढ़ना है, 15 मत बोल दे, आधा काट मत देना, पढ़ना तो पूरा 21 यूनिट। बात समझ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पढ़ो 100% पढ़ो, जो पढ़ो 100% पढ़ो, मतलब उसमें मक्कारी नहीं भाई। पता है बिल्कुल भाई, बुक को पढ़ाऊं तो पूछ ले, शर्त लगा ले 11,000 का, नहीं बताया तो। ऐसा याद करना है। और दूसरा रिवाइज करना है, जितना रिवीजन करेंगे आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ना सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। तीसरा तीसरा और अंतिम कदम है ये। पता है ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, कसम से मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा अब कुछ नहीं, खारू नदी, पुस्तक कॉपी को लेके आप बैठोगे पुलिया में, या तो कूद जाऊं लगेगा आपको। मतलब ना ये ना, आपको एक चीज और बता दूं, मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूं, कंपटीशन एग्जाम मेंटल टफनेस का है। जो मानसिक रूप से मजबूत रहा हर परिस्थिति में, जिसको स्थिर प्रज्ञ बोलते थे ना अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, कि भाई तू भोकोलोलो है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू मरेगा, मैं पक्का जान रहा हूं आज नहीं कल,
समझ रहे हो? तो वही टीचिंग है जो श्रीमद् भागवत, आपको स्थिर प्रज्ञ रखना है। ये तीसरा चरण आपको ना विश्वास को, आत्मविश्वास को, मेहनत को बुरी तरीके से तोड़ देगा। और वो क्या है पता है? जब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? जब आपने जैसी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, मतलब इसमें एमसीक्यू जो मैं आपको बताया हूं नीट एग्जाम का, अब प्रीवियस जो एग्जाम में जो प्रीवियस पहले जो एग्जाम नहीं हुआ जी छत्तीसगढ़ में टीचर का, उसका क्वेश्चन जैसे ही आप ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाना चालू करोगे, याद किए हो 4 महीना, 2-2, 3-3 महीना मर मर के रिवाइज किए हो, धनाधन गलत होता है क्वेश्चन। मतलब आपका आप आत्मविश्वास पूरा चकनाचूर कर देगा, विल पावर पूरा ब्रेक कर देगा, मतलब आप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन हालांकि यहाँ तक पहुंचते कम ही लोग बचे रहते, क्योंकि आधा लोग तो रिवीजन नहीं करते, मतलब 25% लोग बचे। अब क्या है पता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना आपका ना आत्मविश्वास बिगड़ेगा। क्यों पता है? आपके ना 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 6-7 गलत हो जाएगा। आप क्या सोच रहे थे, इतना पढ़ा हूं भाई, 6 महीने घर से नहीं निकला, 8-9 बनाऊंगा सोचा था, 6-7 तो गलत ही हुआ, ले देख 2-3 सही हुआ है। क्यों? अब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अब आपको कारण को जानना है कि मेरे 10 में से 7 क्वेश्चन तो उड़ गए भाई, कहाँ सिलेक्शन होगा मेरा? वैसे में आपको घबराना नहीं है, चिंतन करना है, चिंता नहीं। आप मेहनत कर चुके हो बहुत। आप देखो मेरे से क्यों गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करते समय? क्या मेरे को वो चीज याद नहीं था? अगर याद था तो क्यों नहीं बना पाया? याद है तो बन जाएगा। दूसरा चरण आता है, याद तो था, रिवाइज नहीं किया था, आधा अधूरा याद था, इसी कारण मैं ए और बी में कंफ्यूज हो रहा था। तीसरा आपको लगेगा क्या, अबे याद था, रिवाइज भी किया था, फिर भी गलत हो गया। वो हड़बड़ी के कारण, प्रैक्टिस की कमी के कारण, और एग्जाम का एक पीयर प्रेशर होता है भाई। जैसे मैं यहाँ खड़े हो प्रवचन दूं और यहाँ बैठ के सॉल्व करूंगा ना, यही पूरा पूरा बनाऊंगा, 10 में 10, वहां 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पता नहीं वो है, सबसे होता है। इसी गलती को कम करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो या तो आपने याद ढंग से नहीं किया था तो नहीं बनेगा, दूसरा याद तो किए थे तो रिवाइज नहीं किए होगे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। और अगर आप इतने में ईमानदार थे, पूरी शिद्दत से ईमानदारी से आपने याद किया और रिवाइज किया, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनता पता है? मैं आगे आपको बताते भी जाऊंगा ये सब चीज कहां गलती करते, हड़बड़ी में। दूसरे वाले में बी लगाना था, तीसरे वाले में सी लगाना था, तो दूसरे में सी और तीसरे वाले में बी लग गया, क्योंकि वो आपको पता था। आप उत्साहित हो गए देख के, अरे वाह, ये जैसे आपका पुराना दोस्त मिला, दूसरे कंट्री में रहता है, अबे आएगा क्या भाई लेने के लिए? हाँ, अब बढ़िया दोस्त है। अब सड़क के उस पर, कहाँ है भाई? अबे पहचान ही, अबे हाथ दिखा रहा देख। तो आप क्या करोगे? उत्साहित होके आगे पीछे भड़बड़ा ऑटो वाला ठेल दिया। आप उत्साहित हो गए थे क्योंकि आप दिख गया ना, मतलब मिलने वाले इतने दिन से, यही है। आप वही मिल गया क्वेश्चन जो आप याद करके आए थे एग्जाम में। हम हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ा के वाह ये गोला भरेगा, फिर बाद में देखते हैं कि हे भगवान, पूरा पता था यार, उसको मैं यहाँ के यहाँ कर डाला। ये होता है, सबसे अच्छे अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे करते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है बहुत सारा, पढ़ो कम, रिवाइज बार बार करो, और एमसी अब इसको क्या करना है, इसको और दुगुना कर दो, इसको और 4 गुना कर दो। किसको? एमसीक्यू को। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एमसीक्यू को सॉल्व करो ढेर सारा। बुक ना एमसीक्यू की लेना, थ्योरी की मत लेना, थ्योरी का एनसीईआरटी पर्याप्त है। ऑब्जेक्टिव को ढूंढो, नीट एग्जाम का और जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुए हैं अदर स्टेट में, वो सारे क्वेश्चन को लगा लो। और आपका चूंकि एग्जाम होगा एमसीक्यू पैटर्न का, डेली 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने का कसम खा लो। और दूसरा चीज भाई, ये टाइम आपको जिंदगी में पहली और आखिरी बार मिला है, बुरा मत मानना। अब के बार दोबारा आपका टीचर का भर्ती आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, और जब आएगा तो आप लायक भी नहीं रहोगे। 5 साल बाद आएगा, 5 साल पढ़ते रहोगे कोचिंग में, मेरे ख्याल से 20-25 साल के हो रहे होगे आप लोग, तो अगला आएगा 30 पार हो चुके रहोगे। कल क्या होगा हमको खाक नहीं पता, 5 साल बाद का कुंडली कोई नहीं बता सकता भाई। बात समझ रहे हो? किसकी क्या परिस्थिति आती कौन जान रहा है? तो भाई ये लास्ट है, नाउ और नेवर, कसम खा लो कि अगर ये एग्जाम निकालना है और कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में, पहला यही है लास्ट ऑफ टारगेट।
तो जी जान लगा के बिल्कुल भिड़ जाओ, एक भी मिनट एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। और सेकंड चीज, हम लोग टाइम को बहुत बर्बाद करते हैं। अभी मोबाइल को अभी टीचर नहीं आएगा, इधर उधर लपर लपर चालू हो जाएगा, फलाना वो ऐसे पढ़ाते, वो कोचिंग ऐसे, वो सर शादी नहीं करेगा, वो चक्कर चलत होती, सिगरेट विगरेट पीते कि नहीं पिए हुआ, ये यही आएगा, सिगरेट पीता है वो नहीं पीता है करके एग्जाम में, कि ये पूछेगा केमिस्ट्री वाला शादी क्यों नहीं किया बे, ये आता है कि मैडम क्यों नहीं शादी कर रही है यार, इतनी अच्छी दिखती है, ये सब आता है कि एग्जाम में। लपर लपर मत करो ये सब चीज। अबे ट्रम्प टैरिफ तुम ऐसी तैसी कराओ, टैरिफ तुमको क्या प्रभाव पड़ रहा है साला, यहाँ तुम इंडिया में बैठे हो, यहाँ टैरिफ का तुम्हारे ऊपर तो अभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना भाई, उसका क्या है डिस्कस कर रहे हो। मैं तो बोलता हूँ आप लोग 10 लोग हो ना, रोज 5-5 क्वेश्चन लाओ। अभी हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्या सुन भाई, कोई लपर लपर राहुल गांधी ये सब ट्रम्प का बात नहीं होगा, लड़की उड़की इधर उधर सर मैडम का, सब बताओ पहले तुम्हारा 5 क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन लाए, पूछे, 10 लोग हो, 50 क्वेश्चन हो जाएगा एक दिन का, महीने भर में 1500 क्वेश्चन होता है, 1500 क्वेश्चन महीने भर का। मान लो आपका क्लास 5 महीने चला, 15 या 4500 क्वेश्चन को आप डिस्कस कर चुके रहोगे। और एक चीज बताऊं, किसी का पूछा हुआ बोला हुआ याद हो जाता है, देख के कर लेना, मैं एक्सपीरियंस बता। अबे टिंकी बताई थी वही आ गया, अरे वो दीदी पूछी थी वही अरे वो भाई संजू वही पूछ रहा था उस दिन वही आ गया। क्वालिटी 5 क्वेश्चन दिन भर में उतना टाइम है? अरे घर में यूट्यूब में तो गाना ये वो करे, तबियत खराब 2 दिन कोचिंग है, तबियत खराब है तो आप टीवी देख लोगे, पिक्चर देख लोगे, वेब सीरीज आ जाएगी, तभी पंचायत तो छूटेगा नहीं, सुबह शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, दिन से रात हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगा, देख डालोगे पूरा बिंज वॉच, पढ़ोगे नहीं, तबियत खराब है। जब आप पिक्चर देख सकते तो यूट्यूब में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। अरे मैं बोलता हूँ, अरे हाथ पैर पूरा सुस्त पड़ा है वायरल में, दिमाग तो आंख तो दिख रहा है ना, पुस्तक को टिका के टिक कर सकते हो, इतने कमजोर तो नहीं हो। लोग हाथ पैर नहीं हो, लोग आईएएस बन गए, अंधे लोग आईएएस बन जाते हैं यार। लो बताओ, आपके पास भगवान पूरा 5 इंद्री को स्वस्थ दिया तो उपयोग नहीं कर पा रहे, ये क्या बात। करने का बस नियत चाहिए होता है, सब हो जाता है, समझिएगा। तो ये जो मैं बताया हूं आपको, ये स्ट्रेटजी है एग्जाम निकालने का, पासवर्ड और चाबी। अगर आपने इसको मान लिया तो नहीं रुकेगा आपका एग्जाम, तो निकाल के ही रहो। और बाकी आपकी स्ट्रेटजी, ये पिछले 50 सालों में इंडिया में बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम, बाकी स्टेट में जितने पीएससी व्यापम, रेलवे बैंक का एग्जाम होता है, उसमें करीब करीब 50 साल में मान लो 2 करोड़ लोगों ने एग्जाम दिलाया होगा, और 50 लाख 1 करोड़ लोगों की नौकरी लग गई होगी, तो इसी रणनीति से लगी है। तो 1 करोड़ लोगों की रणनीति है, जिसको लोग डायरेक्ट नहीं बताते। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये बात को आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपका एग्जाम तो नहीं रुकेगा, मेरे को ऊपर पूरा विश्वास है। अभी योगिता, आप क्या बोलते हैं, हम लोग व्याख्याता जीव विज्ञान का क्लास है ये, हाँ बायोलॉजी है जी, ठीक है। हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा काम की चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत जरूरी है। पढ़ाई सब कर रहे हैं, सब कोचिंग जा रहे हैं, सबके पास बुक वगैरह है, स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या मतलब है, समझ रहे हैं? क्लियर है? और आपको कोई पूछना है नोट्स वगैरह के बारे में तो पूछ लो, या सिलेबस के बारे में, मैंने बुक और नोट्स और ये सब बता दिया। तो ये 3 चरण है, 3 चरण के बाद ही क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, पहुंचोगे और आपका जॉब लगेगा। क्लियर है? लड़की लोग कभी लगा देते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? लिपस्टिक, ठीक। तो यहां तक पहुंचने के लिए यही ये है जॉब। तो ये जॉब में पहुंचने का रास्ता बताया मैं आपको, पासवर्ड और खजाने की ताले की चाबी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, एक आध टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो से, क्योंकि ना ठीक है आप पढ़े हैं सब, बायो आपका स्ट्रांग था, कॉलेज वॉलेज पढ़ डाले हैं, है ना, यूजी पीजी सब हो गया, बट क्या है हम लोग भूल चुके हैं ना, काफी दिन हो गया। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपका बायो स्ट्रांग हो जाएगा। और हल्के मत लीजिएगा, रटने वाला सब्जेक्ट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें भी, ठीक है। क्लियर है? हम लोग यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे, क्या,
कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, और आप लोग जितने लोग भी हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम मतलब कैसे हिंदी मीडियम, विशुद्ध हिंदी मीडियम, विशुद्ध हिंदी मीडियम समझे, विशुद्ध हिंदी मीडियम का मतलब समझे ना, क्या मतलब आपको, चलो इसी में कर ले। विशुद्ध हिंदी मीडियम का मतलब यह है कि आपको क्रोमोसोम का मतलब नहीं पता। क्या बोलते हैं क्रोमोसोम को, गुणसूत्र। हाँ, तो कई लोग ना क्या करते हैं, क्रोमोसोम याद नहीं करते, उन लोग को केवल यही पता है कि एक अनुवांशिक पदार्थ होता है शरीर में जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम में थे तो हिंदी में ही पढ़ोगे ना, लेकिन एक चीज आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे के लिए आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएगा। व्यापम तो आज हिंदी में इंटरटेन ही नहीं करता आजकल। तो आपको ना अगर क्रोमोसोम के अनियमितता के कारण निम्नलिखित बीमारी होती है, क्रोमोसोम ऐसा आ गया आपको, ये लो, और बाकी सब हिंदी में कुछ ये भी ऐसी लिखा है, क्रोमोसोम के कारण क्या बीमारी होती है निम्नलिखित। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, किसी एक स्टूडेंट को क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं वही नहीं पता, जबकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, हमको हर हिंदी के टर्म का इंग्लिश का टर्म पता होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि व्यापम आप देख लेना 100 में 50 से ज्यादा क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछने वाला है। और एक चीज और, प्योर हिंदी में ना बहुत सारे चीजों को आप ना नहीं पढ़ पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। तो प्लीज थोड़ा सा 2 सेकंड टाइम निकाल के इंग्लिश वाले को क्वेश्चन को पहले पढ़ना, वो लेफ्ट में लिखा रहता है, राइट में हिंदी रहता है, तो इंग्लिश को पढ़ना फिर हिंदी पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में ना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है साइंस का क्वेश्चन, शुद्ध हिंदी में आप भी कई चीज पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे। समझ रहे हो ना। चवर्णक कौन से दांत को बोलते हैं, हिंदी है, किसी को याद है चवर्णक। हाँ हाँ, लो आपको याद है, तो कई लोग को चवर्णक ही नहीं पता। तो दांत 4 प्रकार के क्या क्या, चवर्णक, रत्नक, कृंदक, पिंडक, दुनिया भर का नाम है जी, आए बाएं। तो वैसे में तो पजल्ट हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में देखोगे मोलर टीथ पूछा तुरंत टिक कर दोगे। तो कहने का ये, क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, 2-3 सेकंड का टाइम लेके, फिर हिंदी, फिर टिक करना। क्लियर है। और हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे टर्म वगैरह को। यस, बायो वहां का यार नहीं जान रहा हूं भाई, बिलासपुर का टाइम तो मैं, आप रिसेप्शन में ऑफिस के नंबर में कॉल करके पूछना ना, ठीक है यश, ऑफिस में वो करके पूछना। तो अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट 3। आप ऑफलाइन करोगे क्या क्लास, ऑफलाइन करोगे तो बिलासपुर का पता करना पड़ेगा आपको, ऑफिस में फोन करके। ऑनलाइन तो यहाँ पढ़ ही सकते हो। यूनिट 3, तो यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या, इंग्लिश मीडियम वाले तो नहीं हो ना आप लोग, कोई होंगे तो बताना, मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में बता दूंगा। ठीक है, तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और यही पढ़ना चाहिए, यही पढ़ाना चाहिए सेल से ही। ठीक है, तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर है। तो कोशिका जीवन की क्या है, आधारभूत इकाई, है ना। अब देखिएगा एक ना टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन का स्तर। ठीक है, जीवन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन का स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जीवन का स्तर क्या होता है, अरे ये टुच्चा सा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, समझ रहे हो, टुच्चा मतलब महाघटिया। अब इसको कोई नहीं बनाया, पूरा गोविंदा है जी, वो बता रहा हूं। अब इससे सरल और क्या ही पूछेगा सामने वाला। ठीक है, तो जीवन का स्तर क्या होता है देखिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो शरीर है बना कैसे, ठीक है, क्लियर।
बेसिक चीज एकदम, जहां से हमारे शरीर के बनने की शुरुआत हुई थी, समझ रहे हो, जहां से हमारे शरीर के बनने की शुरुआत हुई थी। जैसे बिल्डिंग के बनने की शुरुआत हुई होगी जमीन से, जमीन को अलॉट किए, नापे जोखे, खुदाई करना चालू किए, कॉलम बना, ईंट लगाए, ये किए वो किए, लास्ट में बना। वैसे ही तो हमारे शरीर के ना बनने की शुरुआत हुई थी सेल से, कोशिका। और कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से बनता है उत्तक, ठीक है। उत्तक को बोलते हैं हिंदी में टिश्यू। इसके बाद बनता है, सेल से हो गया टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन को बोलते हैं अंग, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन जो एक ही प्रकार का काम करते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं? अंग तंत्र, ठीक है। और अंत में सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी या शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंत में शरीर सभी क्या है? अंग तंत्र मिलकर क्या है? शरीर का निर्माण करते हैं। इसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसका क्या बोलते हैं, वीडियो जाएगा ना ज्योति? आप लोग का ना अभी तो डेमो ले रहे हैं ना आप लोग, तो वीडियो सब आपको मिलेगा। और उसके बाद क्या है, अभी नोट करते जाओ, लेकिन नोट करते जाओ भाई साथ में। और उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे ना तो पूरा डेली का डेली ये पीडीएफ आपको मिलता जाएगा क्लास नोट्स का, ठीक है। डेली का डेली पीडीएफ मिलता जाएगा क्लास नोट्स का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अरे यार थोड़ा ना स्लाइड इधर उधर हुआ होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, तो मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्या, तो कोशिक ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग समझेंगे, और कोशिका की परिभाषा दी गई है, तब आपको और क्लियर होगा। कोशिका, तो कोशिका को क्या बोला जाता है? शरीर की, कोशिका को क्या बोला जाता है? शरीर की संरचनात्मक एवं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है। और क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, ठीक है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई, ठीक है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, और कोशिका से शरीर बनता कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं उदाहरण के द्वारा, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा क्या है, ठीक है। क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि ना, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है ना, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो संभाग से मिलकर बना हुआ है ना। संभागों का समूह है। संभाग जो होता है वो जिला से मिलकर बनता है, संभाग जिला से मिलकर बनता है। जिला जो होता है वो तहसील, या इसके लिए एक और शब्द यूज होता है विकास खंड। तो जिला ना तहसील या विकास खंड से मिलकर बना हुआ है। विकास खंड जो रहता है वो गांव से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। विकास खंड रहता है वो गांव से मिलकर बना रहता है। गांव कैसे बनता है? तो गांव ना परिवारों का समूह है। गांव क्या है? परिवारों का समूह है, ठीक है। अब परिवार का समूह मतलब परिवार से मिलकर बना होगा, परिवार का समूह मतलब परिवार से मिलकर बना होगा। तो परिवार कैसे बनता है? तो परिवार ऐसे बनता है, ठीक है। परिवार कैसे बनता है देखिएगा,
तो परिवार कैसे बनेगा, डौका डौकी और हेमन के लइका, ठीक है। तो ये बन गया एक परिवार, क्लियर है। तो ये परिवार हो गया। अब इस परिवार के लिए जो सदस्य हैं उसके लिए मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है इनको मैं बोल रहा हूं राज्य की संरचनात्मक इकाई। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, राज्य की संरचनात्मक इकाई, ठीक है। इनको क्या बोल रहा हूं, राज्य की संरचनात्मक इकाई। क्यों, समझिएगा ध्यान। ये दोनों ने शादी किया, बच्चे हुए, ऐसे ही ना इनके आसपास अड़ोस पड़ोस में 2-4 फैमिली और रहते, ये लोग खेती बाड़ी का काम करते। धीरे धीरे समय बीता, इनके बच्चे बड़े हो गए, तो इन्होंने अपने बच्चों के शादी करवा दिया इधर उधर। अब वो कुछ लोग शादी करके आ गए इनके गांव में, धीरे धीरे उनके बच्चे हुए। ऐसा कर करके कुछ सालों में देखने को मिला, दशकों में, कि बहुत सारे लोग हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गया। तो हमने क्या किया, उन परिवारों के समूह को क्या नाम दे दिया, गांव। समय के साथ जनसंख्या बढ़ते गई तो गांव भी बढ़ते गए, तो गांव के समूह को हमने क्या बोल दिया, तहसील। तहसील भी वही था हिसाब किताब, छोटा सा एक एरिया था, लेकिन वहां पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या किया गया, जिला घोषित कर दिया गया। जिला से संभाग, अब वो इतना बड़ा एरिया हो चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से कि उसको मैनेज नहीं हो रहा है, अलग राज्य ही घोषित कर दिए। छत्तीसगढ़ को किए ना अलग राज्य घोषित, तो ये राज्य घोषित कर दिए। तो आप कल्पना करो, अगर ये जो तो परिवार के जो सदस्य है या ये दोनों शादी नहीं किए रहते और ऐसे बाकी लोग शादी नहीं किए रहते, तो ना ही फैमिली होती, फैमिली नहीं होती तो जनसंख्या नहीं होता, तो जनसंख्या से ही तो राज्य बनता है, देश बनता है। तो राज्य और देश की परिभाषा में जनसंख्या या पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने क्या किया, राज्य की संरचना बनाने में हेल्प किया, ऐसे ही परिवार और बहुत सारे हजारों लाखों परिवारों ने। तो परिवार संरचनात्मक इकाई होगी। अब मैं ये परिवार के सदस्यों के लिए क्या शब्द यूज कर रहा हूं, अब मैं ये परिवार के सदस्यों के लिए यूज कर रहा हूं क्या, है ना, ये क्या हो गया, कार्यात्मक इकाई। तो मैं क्या ये परिवार के सदस्यों के लिए टर्म यूज कर रहा हूं कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। कार्यात्मक मतलब क्या जॉब कर रहे हैं, क्या इनका प्रोफेशन है। अब समझिएगा, मान लीजिए खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो ऐसी हजारों परिवार खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। धान बोते हैं, मान लो धान कोई लोग बेचते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या है, धान को ना समर्थन मूल्य भी देती है, सब्सिडी भी देती है, ले ली धान को, खरीद ली। अब धान को खरीदी तो इनका आमदनी हो गया, कमाई हो गई। और इस धान को गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीद के रखी क्या, मुख्यमंत्री घर में रखा रहता है क्या, पूरे छत्तीसगढ़ का धान को वो दूसरे राज्य, और अच्छा क्वालिटी का धान रहता है, दूसरे देश में भी सप्लाई होता है। तो 100 रुपए में लिए, 120 130 रुपए में बेच दिए, उतनी मार्जिन की कमाई राज्य को हो गई। तो मतलब क्या है पता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी किसान हैं राज्य की आर्थिक उन्नति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दे रहे हैं। मान लीजिए किसी किसानों का एक नेता बोला, हटर हटर इतना काम करते चलते 12 महीना, ए साल बस नहीं बोअन यार धान, चलो ये कर लेते वो कर लेते। अब पूरे किसानों ने राज्य के ये डिसाइड कर लिया कि इस साल धान नहीं बोएंगे, दूसरा काम करेंगे। आप सोचो, गवर्नमेंट जो धान को करोड़ों अरबों क्विंटल धान को बेच के अरबों रुपया कमा रही थी, अरबों रुपया, अचानक कोलैप्स, अचानक कोलैप्स। समझ रहे हो, मतलब जीडीपी में 50% योगदान था। समझ रहे हो, राज्य की आय में 50% योगदान धान का की कमाई का था, और वही पूरा गया, एक साल बंद, तो राज्य तो पूरा गरीब हो जाएगा रातों रात, कर्जा लेना पड़ जाएगा, ये लेना पड़ जाएगा, पूरा बर्बाद, तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, संरचना में योगदान कर दिया, साथ में कार्यात्मक इकाई। क्यों, क्योंकि राज्य की आर्थिक उन्नति हो रही। मान लो इन लोग बड़े बिजनेसमैन है, तो बड़े बिजनेसमैन है तो क्या है, ये लोग क्या करेंगे, टैक्स वैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और जब टैक्स देंगे तो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, टैक्स को इनकम टैक्स। किसका इनकम, इनकम मतलब आय कर, किसके लिए इनकम टैक्स, राज्य के इनकम टैक्स है ना, राज्य कमाती है ना उससे पैसा। तो जितना ज्यादा इन लोग का बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, उतनी ज्यादा गवर्नमेंट की कमाई होगी। तो ऐसे हजारों लोग मिल करके क्या करेंगे, टैक्स पे ही है जो गवर्नमेंट को आर्थिक उन्नति में आधार प्रदान करते, इसलिए इसको बोला गया कार्यात्मक इकाई। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेल में, समझ में आ गई बात, इसको नहीं भी नोट करेंगे तो समझ वो है,
मैंडेटरी नहीं है, समझ में तो आ गया होगा। अभी आते हैं हम लोग सेल। हम लोग आते हैं मनुष्य जो प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है पता है? अच्छा हाँ, बड़ा प्यारा सा एकदम बेसिक क्वेश्चन, पढ़ाने की तो नहीं है ये चीज, आपसे ही पूछूंगा। हम लोग मतलब साइंस के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव बोलते हैं। तो सजीवों के 5 लक्षण क्या होते हैं? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक है, मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता हो। आप बताओ सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? हम लोग सजीव क्यों हैं? 5 कारण बताइए। हाँ हाँ हाँ। देखिए, सजीव किसको बोलते हैं? सजीवों में सबसे पहले ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब हाइट बढ़ना। क्लियर? अब ये चेयर तो एक ही है, वो थोड़ी ना सब बड़ा हो जाएगा, उसकी तो लंबाई नहीं बढ़ रही, हमारी बढ़ती, पौधों की बढ़ती, जानवर की भी बढ़ती। दूसरा गति होती, आप चलते दौड़ते भागते हो, जानवर को भी देखा होगा, ठीक है। पौधों में गति होती है क्या? पौधों में मूवमेंट, गति मतलब मूवमेंट होता है, पौधों में गति होती है। नार वाला पौधे को लगा दो आप, आड़ा तिरछा इधर उधर चला जाएगा। बड़े पौधे जिस साइड सनलाइट आता है उधर ही अपना डंगाल को झुका लेते हैं। सूर्यमुखी का पौधा बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट का, 360 डिग्री, पूर्व है पूर्व, पश्चिम है पश्चिम, जिधर सूर्य जाता है उधर ही घूम जाता है गोल गोल, तो उसमें गति होती है। आई बात समझ में? और कैसे गति होती? छुई मुई, ऐसा छूना, टप से सिकोड़ लेता, मूवमेंट हो गया लीफ में। कीट भक्षी पौधे, वो पढ़ेंगे हम लोग, उसका एग्जाम्पल आता भी एग्जाम में। कीट भक्षी पौधे आप देखना यूट्यूब में वीडियो, अगर एक तो ऐसा रहता है ब्लैडर वर्ट है या यूट्रिकुलैरिया, वो क्या करता है पता है? ऐसे हाथ टिप कर रहता है, उसमें खांचा खांचा रहता है, ऐसा कीड़ा गया, ऐसा टप से बंद करता है अपने आप, तो मूवमेंट हो गया ना। वो उसका लीफ है, लीफ का मॉडिफिकेशन, ऐसा मूवमेंट कर लेता है, तो ये मूवमेंट प्लांट में होता है, ठीक है। और तो वृद्धि होती, गति होती, प्रजनन। कोई भी सजीव जीव क्या करता है? अपने ना प्रजाति को आगे बढ़ाने का गुण रखता है, तो उसके बच्चे होते हैं, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, मनुष्य को होते हैं। पौधों में प्रजनन को हम लोग ना डिटेल में पढ़ेंगे, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी प्रजनन, तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है पौधों में, ठीक है। क्लियर है? लैंगिक मतलब क्या होता है अभी ऐसे ही बता देता हूं आपको, फूल वाले पौधे में फल आना लैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक एक कोशी पौधों में देखा जाता है, क्लेमाइडोमोनास और एल्गी, शैवाल वगैरह में। लैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन कैसे होता है? वर्धी प्रजनन पौधों में बहुत आसान है, कुछ नेचुरल होता है अपने आप और कुछ हम लोग करते हैं। किसी के घर गए, बने पुते में वो लगा है, कौन आ जाइए, कौन है ना? तो आ जाइए आ जाइए, ठीक है। तो वर्धी प्रजनन कैसे होता है पौधों में? पौधों में वर्धी प्रजनन ऐसे होता है, जैसे आप किसी के घर में गए, आप किसी के घर में गए, है ना, आप किसी के घर में गए, और उसने क्या किया था, गार्डन में ढेर सारे पौधे लगाए थे, गुलाब भी था। गुलाब थोड़ा क्या है, अच्छा दिखता है, महंगा भी आता है, वैसे खरीदोगे तो लगा के रखा हुआ था ढेर सारा गुलाब का, अलग अलग वैरायटी। बने मितांस तय लगाए है, एक से एक कहाँ नर्सरी लाता हूँ भाई, बहुत मेहनत करे लगते, फलाना खाद डाल ले कर, पानी वानी 2 घंटा रोज दिन के मोर जाते। तो एक गुलाब का पौधा को, डंगाली को वो छुआ, वाह वाह, फूल उल झन तोड़बे ना, ते फुकट के नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? वाह रे जी छूटा, तो नहीं मांगा था मैं गुलाब उलाब ला, जा कैंची लानबे, तो आप क्या किए? कैंची काटे डंगाल को और खोज दिए, लाख गमला में उग जाता है कि नहीं? उसको वर्धी प्रजनन बोलते हैं। वो पौधों में एक प्रकार है प्रजनन का। समझ में आई बात? बेशरम, तोड़ो खोज दो, लग जाएगा, दस मत, गुड़हल बोलते हैं, लग जाता है डंगाल से, तो वो क्या है? वर्धी प्रजनन। तो पौधों में होता है, जानवरों और मनुष्यों में प्रजनन को हम तो डिटेल में पढ़े, पौधों में प्रजनन है और जानवरों में भी है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या होता है इसमें? गति, वृद्धि और मेटाबॉलिज्म, उपापचय, विभिन्न क्रियाएं जिसको आप बता रहे थे, श्वसन, पाचन, ये सब देखने को मिलता है, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या होता है? और होता है सोचने समझने की शक्ति, अद्भुत क्षमता, है कि नहीं आपके पास? है कि नहीं है जी? हाँ, तो वैसे ही जानवर के पास भी रहता है, रहता है कि नहीं? जानवर के पास भी रहता है, पौधों के पास भी सेंस है, उस पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, पढ़ते पढ़ते मैं फिर उसको बताऊं। क्लियर है?
तो ये ध्यान रखिए। तो वृद्धि, प्रजनन, श्वसन ये सब सजीवों के लक्षण हैं, ये पता रहना चाहिए भाई। कैसे? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको पता रहना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वृद्धि मतलब ग्रोथ, गति, मूवमेंट, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लर्निंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। तो ये हो गया, ठीक है। अब सेल को देखते हैं हम लोग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो चूंकि हम लोग ना सजीव हैं, चूंकि हम लोग क्या है, सजीव हैं, तो हम लोग चूंकि सजीव हैं तो क्या होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं हमारे सेल में, होगा कि नहीं होगा। इसी सेल ग्रोथ को हम लोग ना क्या बोलते हैं पता है हिंदी में, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, इसी सेल ग्रोथ को हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, तो इसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो मान लीजिए ये कोशिका है, तो वो कोशिका क्या करेगी, ये कोशिका क्या करती है, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप बना लेगी। ये कोशिका क्या करेगी, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप बना लेगी। तो ये जो बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप है, इसको क्या, ये कोशिका का समूह हो गया। ये क्या हो गया, कोशिकाओं का समूह हो गया। तो ये जो कोशिकाओं का समूह था, इसको एक टर्म दिया जाता है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तक। उत्तक को बोलते हैं टिश्यू। इसमें फिर ग्रोथ होगा। तो हमारे शरीर में ना वृद्धि या एवं विभाजन की प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। कई सालों तक मतलब जैसे 50 साल औसत आयु मान लेना, तो कम से कम ना 20-25 साल तक तो ग्रोथ होता है सेल का डिवीजन, उसके बाद धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ना मतलब बुढ़ापा, और बूढ़े होते होते बंद हो जाता है। बंद मतलब मृत्यु, क्योंकि कोई पैदा हुआ मरता भी तो है, तो सेल की भी लाइफ होती है, ठीक है। अब इसमें वृद्धि और विभाजन हुआ तो क्या हुआ, ये जो है उत्तक का क्या बन गया भाई, ये उत्तक का क्या बन गया, समूह बन गया ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन गया, ये उत्तक का समूह बन गया, ये ऐसा। तो उत्तक का जो समूह रहता है ना, ठीक है, उत्तक का जो समूह रहता है ना, वो एक ग्रुप बना लेता है ऐसा। तो ये क्या है, उत्तक थोड़ी ना, ढेर सारे उत्तक का समूह बन गया। तो जो उत्तकों का समूह रहता है, ठीक है, जो उत्तकों का समूह रहता है, इन उत्तकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और ये क्या होगा, आगे जाकर के कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार की आकृति को क्या है, ग्रहण कर लेगा, है ना। तो ये जो है मान लीजिए इसने क्या बना लिया, इस प्रकार का अंग बना लिया। ये मान लीजिए इसने क्या किया, इस प्रकार का एक अंग बना लिया। मान लीजिए इसने क्या किया, एक इस प्रकार का अंग बना लिया। ये मान लीजिए इसने क्या किया, कुछ इस प्रकार का अंग बना लिया, है ना, ये क्लियर। तो ये क्या क्या हो गया, आमाशय, स्टमक बोलते हैं, यकृत, यकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन है पैंक्रियास वाले, इसको लीवर बोलते हैं, यकृत को, पैंक्रियास अग्नाशय को बोलते हैं मैडम, अग्नाशय पैंक्रियास। और ये इंटेस्टाइन, आंत। तो इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी होती है, दो प्रकार की, ठीक है, क्लियर। तो ये जितने भी क्या हुआ, कोशिका से विभाजित होकर उत्तक बना, उत्तक से विभाजित होकर उत्तकों का समूह बना जिसको अंग बोलते हैं, और अंग से क्या बन गया, मतलब अंग से क्या बन गया, ढेर सारे अंग का समूह बन गया। अब ये जो ढेर, एक अंग थोड़ी ना है, ये एक अंग तो नहीं है ना, इसको मिटा दूं के नीचे वाला, नोट कर लिए थे सजीवों का लक्षण को, कर लियो ना। ठीक है, तो ये क्या है जो अंग है, तो ये तो एक अंग नहीं है, ये तो अंगों का समूह हो गया ना। तो ये तो अंगों का समूह हो गया, ये जो अंगों का समूह है इसको बोलते हैं हम लोग अंग तंत्र। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, चूंकि ये सभी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम या
पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। क्लियर है? तो ये एक हमारा अंग तंत्र है जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो ये हो गया अंग तंत्र। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद मैं ना दूसरे कलर से बना रहा हूं, दूसरे कलर से सेल को बना रहा हूं, इसका मतलब वो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो दूसरा सेल ये येलो कलर से बना दे रहा हूं। स्टोरी सेम वही रिपीट होगी भाई। सेल का डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे उत्तक या टिश्यू बनेगा, और जो टिश्यू है वो क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन गए। मान लेते हैं ये वाली जो सेल है उसने क्या बनाया? कुछ इस प्रकार का अंग बना लिया, है ना? उसने क्या बना लिया? कुछ इस प्रकार का अंग बना लिया भाई। तो इस प्रकार का जो अंग इसने बनाया है ये क्या है? जैसे कि नोज हो गया मतलब नाक, ये हो गया ट्रैकिया जहां से सांस लेते हैं तो श्वास नली, और ये क्या हो गया? लंग्स हो गया मतलब फेफड़े। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। किस में आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में आता है। क्लियर है? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। क्लियर है? ठीक है, ऐसी बहुत सारे अंग तंत्र है हमारे बॉडी में जिसको हम लोग क्या डिटेल में पढ़ने वाले। सिलेबस में भी मैंने बताया था, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका, उत्सर्जी और प्रजनन, और कंकाल तंत्र भी है। तो इतने को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतने को पढ़ेंगे डिटेल में, है ना? तो उसका बनना कैसे होता है? बनना ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना, आया हुआ क्वेश्चन है, क्रम से जमाने के लिए देता है। कैसे देगा? सही क्रम क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। दूसरा ऑप्शन दे देगा सेल, बॉडी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर टिश्यू। ये समझ गए टिड़ी बिड़ी करके? तो बना लोगे ना, आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये सबसे घटिया क्वेश्चन एग्जाम का। अब इसको जो नहीं बनाया है जीवन में सुख है, इसके बाद भी कोई पढ़ाई से लिखाई नहीं। कुंभ मेला खत्म हो गया, लेकिन गंगा नदी तो है ना, इलाहाबाद भी वही, प्रयागराज भी अपने जगह है, वहां चले जाना चाहिए, कुछ दिन रहना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। क्या ही करेगा वो आके? समझ रहे हो क्या करेगा वो आके भाई यहाँ? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सेल। तो ये दो मैंने आपको बनाया, अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग सेल है, उसका काम अलग अलग। ठीक है, अब हमारे बॉडी में एक यूनिक सेल होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में ना एक यूनिक सेल होती है। तो हमारे बॉडी में जो एक यूनिक सेल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप लोग बायो वाले हैं सभी सभी, पहचानिए इसको। नाम मैं क्यों बताऊं? सेल का नाम बताना, सेल का, क्लियर? सेल का नाम बताइएगा। इसमें लोगों को अंतर नहीं पता रहता। इस सेल का नाम बताइए, डायग्राम को। सब बायो वाले हो जी? सब पढ़े हो? 11वीं 12वीं 10वीं कॉलेज वाले, ये वो। सेल का नाम बताना है। हाँ, नर्व सेल गलत नहीं बोल रहे हो आप, लेकिन इसका नाम दिया गया। कैसे जी भूमि? हाँ, इसका नाम भूला गए हो, क्या नाम है? आभा। हाँ, बता कैसे आभा? देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता ही था राज्यसभा में, पता है आपको? आपको कैसे छुटकान? न्यूरॉन है क्या? मोबाइल मोबाइल में झांके होकर पता था? देखो ये ना, ये लोगों को नहीं पता। आपको बताता हूँ, आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये। हमारा ब्रेन जिस कोशिका से मिलके बना रहता है, ब्रेन और मेरू रज्जु, मेरू रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड पीछे में रहता है, वो न्यूरॉन से मिलके बनता है। ठीक है, किससे बनता है? न्यूरॉन से। कोई भी बॉडी का ऑर्गन सेल से बनता है।
खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन मस्तिष्क है उसको बनाने वाली कोशिकाओं का नाम है न्यूरॉन, जिसका डायग्राम बनाया हूं और डिटेल में पढ़ेंगे इसका डायग्राम को अलग से, तो ऐसी रफ बनाया हूं। तो न्यूरॉन से बनता है हमारा ब्रेन, और आपको पता होगा कि न्यूरॉन से ना तंत्रिकाओं का गुच्छा निकलता है। तो सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। न्यूरॉन हमारे ब्रेन को बनाती है और न्यूरॉन के समूह को नर्व बोलते हैं। नर्व मतलब तंत्रिका। तंत्रिका ना ऐसे धागा टाइप का दिखाई देता है, समझ गए? सुई धागा वाला धागा टाइप का, वो तंत्रिका है, उसको बोलते हैं नर्व बोलते हैं। नर्व मतलब तंत्रिका। बहुत सारी तंत्रिकाएं, जब अब नर्व कैसे बना? न्यूरॉन का समूह को नर्व बोलते हैं। अगर ऐसे ही 500, 1000, 2000, 3000 न्यूरॉन एक साथ इकट्ठे हो जाए तो वो तंत्रिका बना लेंगे। तंत्रिका ऐसा धागा टाइप का दिखता है। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ, न्यूरॉन से बनता है तंत्रिका। तंत्रिका को बोलते हैं नर्व। बॉडी में क्रेनियल और स्पाइनल दो प्रकार के नर्व होते हैं, आगे पढ़ेंगे। यही जब नर्व गुच्छा का रूप ले लेता है ना ऐसा, इसको मेरु रज्जु बोलते हैं। तो नर्व के समूह को मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? और क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा। हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु को बनाने वाली कोशिका का नाम न्यूरॉन। न्यूरॉन के समूह को बोलते हैं नर्व या तंत्रिका, और तंत्रिका के समूह को बोलते हैं मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ? और हमारे तंत्रिका तंत्र में दो अंग आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पीछे रहता है, तो ये लोगों को क्लियर नहीं पता रहता, आगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी ऐसे बता दिया। ठीक है? ये जो सेल है इसका नाम है, हाँ नर्व सेल भी नाम आता है, बुक में दिया, गलत नहीं है, लेकिन पता है फिर आप नर्व क्या होता है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसी कारण इसको क्या याद करो, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो न्यूरॉन क्या है, कोशिका जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बनाती। सबसे यूनिक चीज पता है, सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें। ठीक है? तो न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। क्लियर? और जब न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है तो ये क्या करेगा, न्यूरॉन क्या करेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा इकट्ठा होके, और इकट्ठा होके न्यूरॉन क्या बनाता है, इकट्ठा होके न्यूरॉन, ये हो गया हमारा ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क हिंदी में। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेन या मस्तिष्क हो गया, और यहां से तंत्रिकाओं का गुच्छा निकलता है जो कि हमारे शरीर में फैला हुआ रहता है। इसी तंत्रिकाओं के गुच्छे को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। गॉट इट? और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या बना लेगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है? तो ये हमारे शरीर की सबसे यूनिक सेल है जिसमें विभाजन नहीं होता। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग नोट कर लेंगे, न्यूरॉन शरीर की सबसे न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, और जिसमें कोशिका विभाजन सामान्यतः नहीं होता है। तो न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, फोकट का नंबर है। मतलब घटिया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, सबसे बड़ी ग्रंथि। इस ये नहीं पता कहां सिलेक्शन होगा भाई, ये सबको मिस नहीं करना है। समझ रहे हो? मतलब आपका मुंह आ है, कोई लड्डू डाल दिया, और क्या कुछ मेहनत नहीं लगा इसमें। समझ रहे हो ना? तो वो वाली बात है, इतना इजी और बेसिक क्वेश्चन है। तो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है। ठीक है? जिसमें कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता। इसका मतलब न्यूरॉन में जब कोशिका विभाजन नहीं होता है और हमारा ब्रेन तब तक साथ रहता है जब तक हम लोग मर नहीं जाते, तो इसका मतलब जब हम लोग पैदा होते हैं तब से लेकर के न्यूरॉन हमारे ब्रेन में रहता है। इसी कारण आदमी डोकरा डोकरी हो जाते हैं तो पुरानी बात याद रहती कि नहीं, फलाना स्कूल में पढ़ाते रहे हो ये वो, और मरने के समय में
ठीक है, सुन तो वो सानू के माँ एती आ तो हाँ का होगे जी, जा एक दिन आगे कैसे कैसे बोलता जी तहूँ हल कर और मनी मन सोच रही जा डोकरा बहुत हो गए, बहुत 90 साल के तो हो गए है कि नहीं। तो सुन ना अब जा एक दिन आगे है, ये मैं सुथन जिन खटिया में पोखरे नीचे 5 किलो सोना दबे है, हिदाई पहली काबर नहीं बताया तेरे डोकरा, है ना। तो समझ रहे उसको याद है कब जमाने से वो 20-22 साल की उम्र से इकट्ठा कर करके रखा हुआ। और सुन ना 15 एकड़ जमीन है, हमारा तो 10 पता रही से नहीं है, 15 5 और खरीदे रहे हो तो छोटे बेटा है ना तेला 10 एकड़ देवे, बड़े बहू बेटा वो दोनों दुष्ट है, मतलब मत देवे ज्यादा, समझ गए। तो ये याद रहती चीजें, मतलब कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन क्या होता है पता है, लास्ट तक चीजों को याद करके रखता है। सबसे वो है ना ओल्ड, वो है पुराना है। हाँ सबसे छोटा सेल स्पर्म है, सबसे बड़ा सेल वो होता है अंडाशय। अंडाशय नहीं जी, एग सेल। सतीश अंडाशय नहीं, एग सेल। एग सेल है वो, अंडाशय तो अंग का नाम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, पाचन, श्वसन और उसका क्या का, तंत्रिका तंत्र का। इस प्रकार हमारे शरीर में और भी हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। सभी के सभी तंत्रिका जो मतलब सभी के सभी क्या है, अंग तंत्र आपस में मिल करके हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन तंत्र कैसे बना, वापस चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ना पाचन तंत्र कैसे बना, चलो खैर ठीक है, अभी तो नोट किए हो आप, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे पाचन तंत्र अंग तंत्रों का समूह है। कैसे? मतलब पाचन तंत्र अंगों का समूह कैसे, तो आप उदाहरण दोगे अमाशय, पित्ताशय और अग्नाशय, ये। ओ, फिर सामने वाला पूछेगा तो अमाशय कैसे बना, तो आपका जवाब क्या रहेगा? विशेष प्रकार के उत्तकों से बनता है। सामने वाला क्या पूछेगा, उत्तक क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे, उत्तक तो कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है। तो कुल मिला के पाचन तंत्र कहानी कहां पे ठहरी, कोशिका में। अरे फेफड़ा क्या होता है, अंग है। कैसे? वो तो अंग है, उत्तक से बना रहता है। उत्तक क्या, अरे कुपिका कोष होता है, फेफड़े बनाता है, वो एक कोशिका है। अच्छा, तो कोशिका से फेफड़ा बना है। सिर मुंडी के अंदर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन कैसे, न्यूरॉन से बना रहता है, न्यूरॉन सेल है एक प्रकार का। तो कुल मिला के स्टोरी यहीं पे जाती है। कुल मिला की स्टोरी क्या, सेल में ही। तो सेल ने ही हमारा क्या है, शरीर का निर्माण किया। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बिल्डिंग है इसमें छड़ है, ईट गिट्टी रेती दुनिया भर की चीजें, लेकिन पता है ईट बेसिक चीज है, ईट नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो वो ईट जो है वैसे जुड़ जुड़ के फिर धीरे धीरे दीवार बना, दीवार के ऊपर और दीवार बना, कमरा बना, बिल्डिंग बनी। तो वैसी सेल है। आई बात समझ में? तो इस कारण सेल ना क्या हो गया, संरचनात्मक। सेल कार्यात्मक इकाई क्यों है, अब सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या बोलते हैं, सांस लेते तो फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है, नो डाउट फेफड़े में जाता है, लंग्स में। अंतिम रूप से वो जाता है कुपिका कोश में। कुपिका कोश को ना एल्वियोलाई बोलते हैं। दोनों फेफड़ों को हमारे मिला के कुपिका कोश 4 करोड़ तक रहता है। 4 करोड़ कोशिका केवल दोनों फेफड़ों में, 4 करोड़। वहां पे जाता है ऑक्सीजन, वही ना डिफ्यूज करके ब्लड में भेजता है, जिसको फिजियोलॉजी में हम लोग डिटेल में पढ़े। आ गई बात समझ में? तो एक चीज ये। दूसरा चीज और क्या है, अगर आप बोलते हो याद नहीं आ रहा बे उसका नंबर क्या था यार, नोट करके तो रखा था। अब याद करने वाली चीज तो क्या बोलता है, अबे मेरा भी दिमाग अजीब हो गया आजकल, भूल जाता हूं। दिमाग मतलब ब्रेन। तो ब्रेन थोड़ी ना पूरा सोचने में लगा रहता है, ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। तो आप बोलते हो रुक जा याद आ जाएगा, रुक जा मैं बता देता हूं, न्यूरॉन करता है। तो न्यूरॉन ही क्या करता है, सोचने का काम करता है। कोई भी सोची हुई देखी हुई चीज न्यूरॉन में ही जाती है। तो न्यूरॉन क्या हो जाएगा, कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। सांस ले रहे हैं तो कुपिका कोश कार्यात्मक इकाई होगा। तो कुल मिला के हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका ही होती है, वही बेस है, वही बेस है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वही बेस है जिसको हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? हाँ, शुतुरमुर्ग का एग तो सबसे बड़ा सेल है दुनिया का। शुतुरमुर्ग का अंडा ना सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गया संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमने कोशिका को क्यों बोला। उसका कारण यही है कि कोशिका से शरीर बना और वही काम करता है बेसिक, एकदम मतलब ग्राउंड लेवल का काम वही करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा।
फिर कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है कोशिका के प्रकार, तो कल क्या है कोशिका का डायग्राम बनाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी, सिलेबस वगैरह मैंने डिस्कस किया, और जो काम की बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे जो मैं बोला हूं। ठीक है, वो सफलता की सीढ़ी, उसको अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब भाई, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किस्मत भी एक फैक्टर होता है, लेकिन मेहनत तो करो, पहले मेहनत तो करो, समझ रहे हो। अब कि भाई किस्मत भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। तो 98% तो किस्मत है, आप ये मतलब हार्ड वर्क है, तो 2% ही किस्मत है, तो 98% तक तो पहुंचो पहले, समझ रहे हो ना। तो कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के क्या है प्रकार, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो संरचना के आधार पर जो है वो कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी कोशिका है दो प्रकार की, एक है क्या पादप कोशिका, ये सब पढ़ना है हम लोगों को ना डिटेल में, पादप कोशिका, और दूसरा क्या है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मतलब क्या हुआ, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा संरचना। अब दूसरा देखेंगे हम लोग क्या है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, ओरिजिन का मतलब दो बहन है चिंकी मिंकी, चिंकी 10 साल की है, मिंकी 8 साल की है, तो क्या बोलेंगे पहले चिंकी का बर्थ हुआ बाद में वो आई, तो एक बड़ी और एक छोटी हो जाएगी। उत्पत्ति के आधार पर प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही बोला जाता है हिंदी और इंग्लिश में। और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक का भी नाम वही है, यूकैरियोटिक का नाम भी वही है हिंदी और इंग्लिश में। तो कल हम लोग क्या करेंगे यहां से पढ़ेंगे, जंतु कोशिका को बनाएंगे। जंतु मतलब हमारे शरीर की कोशिका कैसे दिखती है माइक्रोस्कोप में, कौन कौन से कोशिकांग और फैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, कोशिका की खोज किसने की, केंद्रक की कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये सब वहां से भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद हम लोग सेल में वो बाकी का जब सेल का डायग्राम बनाएंगे तो फिर मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे।